वैदिक युग से लेकर इस्लाम के उद्भव तक भारतीय संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त था। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक भारत ने लगातार युद्धों का सामना किया। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम व मोहम्मद गोरी जैसे विदेशी हमलों का मुकाबला भारतीयों ने किया। तुर्किस्तान से आए बाबर को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने ललकारा। 1526 के उस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और भारत में मुगल राज स्थापित हो गया। विदेशी बाबर भारतीय होकर भारत में बस गया। एक मिश्रित संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ और हिंदू मुस्लिम मिलकर देश को विकास की ओर ले जाने लगे। तमाम लूट खसोट के बावजूद भारत में धन और धर्म का अपार भंडार था। वैदिक मत तो था ही, बौद्ध, जैन और पारसी के साथ इस्लाम भी भारत का स्वीकृत संप्रदाय बन चुका था। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन के कुछ व्यापारी भारत आए। कुछ ही वर्षों के व्यापार में उन्होंने भारतीय धन वैभव की पड़ताल कर ली और उनकी लिप्सा बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु से जब सत्ता और शासन कुछ कमजोर हुआ तो व्यापारिक कोठियों की आड़ में अंग्रेजों ने धीरे धीरे किलेबंदी शुरू कर दी। पुर्तगाली और डच इससे पहले अपना आधिपत्य कुछ क्षेत्रों में जमा चुके थे। बंगाल सहित पूरे भारत के राजाओं में आपसी टकराहट बढ़ चुकी थी। इसी टकराहट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपना पांव पसारना शुरू किया। वे राजाओं को आपस में लड़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। लालची अंग्रेजों ने भारत को जल्दी से जल्दी निचोड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी नामक व्यापारिक नौटंकी शुरू की। 1757 से 1857 के कंपनी शासनकाल में भारत की अधिकाधिक पूंजी निचोड़ने के अलावा अंग्रेजों ने यहाँ की जनता पर जो अत्याचार किया उसे शब्दों में बताना कठिन है। वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा है कि उस समय छोटी छोटी बस्तियों और सरायों से लोग अंग्रेजों को देखते ही भागने लगते थे। देशी सिपाहियों को साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बिना वेतन और बिना वर्दी के जब उन्होंने कूच करने से मना किया तो उन्हें मार डाला गया। किसी गोरे की शक्ल देखते ही लोग जंगलों की ओर भाग जाते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वे स्पंज की तरह भारतीय संपत्ति और वैभव को सोखकर ब्रिटेन में निचोड़ देते थे। 1757 से 1857 के मध्य 100 सालों में अंग्रेजों के अत्याचार और कंपनी शासन ने भारत की शिक्षा प्रणाली, उद्योग धंधों, पंचायती प्रशासन व्यवस्था सहित यहाँ की खुशहाली को मटियामेट करके भारत को बेहद कमजोर और दरिद्र देश की स्थिति में पहुंचा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल में पैर जमाना शुरू किया तभी 1767 में मिदिनापुर जिले के जंगल महाल के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। झाड़ग्राम, घाटशिला, खड़गपुर, वीरभूम और पूर्वी बंगाल में कंपनी के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिसमें अनेक जमींदार, साधु संन्यासी और मुसलमान विद्रोहियों को कंपनी के सैनिकों ने मार डाला। 18वीं सदी के प्रारंभ में अब्दुल वहाब नामक व्यक्ति ने वहाबी आंदोलन के माध्यम से आम नागरिकों को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया, जो लंबे समय तक चला। इससे पूर्व बैरकपुर का सैनिक विद्रोह हो चुका था। इस विद्रोह में कंपनी के व्यापारियों ने 700 देशी सैनिकों को आदेश नहीं मानने के अपराध में मौत के घाट उतार दिया था। 7 जुलाई 1854 में संथालों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे 1856 आते आते अंग्रेजों ने कुचल दिया। तारड़ी शंकर चक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर से षड्यंत्र कर प्लासी का युद्ध जीता था और उसके बाद 100 वर्षों तक गोरे शासकों की साम्राज्य लिप्सा व अर्थ लिप्सा का जो भयानक नग्न रूप भारतवासियों को देखने को मिला, उसने समूचे भारतीय भूभाग को बेचैनी से भर दिया। इसी बेचैनी के कारण 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। पहली बार भारत की धरती पर अंग्रेजों भारत छोड़ दो का नारा लगा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को 1857 का गदर कहा, लेकिन भारतीय लोग इसे मुक्ति संग्राम कहते हैं। 23 जून 1857 को अंग्रेज प्लासी के युद्ध की शताब्दी मना रहे थे। उसी दिन एक छावनी से दूसरी छावनी को देशी सिपाहियों ने विद्रोह की सूचना के लिए लाल कमल भेजना शुरू किया। ये फूल विद्रोह के सूचक थे। उन दिनों यूरोप में रूस से युद्ध चल रहा था। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह को यह समय अनुकूल लगा। उन्होंने सिपाहियों के विद्रोह को गोपनीय समर्थन देना शुरू कर दिया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर के हिंदू राजाओं को
साथ लेकर मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बाहर निकालने की सोची। बैरकपुर, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर और बरेली में विद्रोह भड़क उठा था। भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे शहीद हो गए। बाजीराव ने कानपुर और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को ललकारा। फैजाबाद, अयोध्या में मौलवी अहमद शाह ने हिंदू मुसलमान दोनों का नेतृत्व किया। बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के राजा कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सिपाहियों ने 1857 की इस लड़ाई में गुरिल्ला शैली को अपनाया और अंग्रेजों को दिखा दिया कि देशी लोग अपने स्वाभिमान और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रथम मुक्ति संग्राम में लगभग 2 लाख लोगों ने अपने प्राण दिए और अपने रक्त से मुक्ति का प्रथम अध्याय लिखा। प्रथम मुक्ति संग्राम के कारण अंग्रेजों ने व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का पूरा हस्तांतरण ब्रिटिश राज्य के रूप में करवा दिया। कलकत्ता के बाद मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी बन चुकी थी, लेकिन दिल्ली में मुगलों की अंतिम सल्तनत अभी भी सांस ले रही थी। साल भर के भीतर ही यह सल्तनत भी चली गई, किंतु ब्रिटिश सत्ता भारत में एक छत्र राज करने लगी। परतंत्रता की स्थिति ज्यों की त्यों रह गई, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ते चलन ने भारतीय लोगों के भीतर जागरूकता बढ़ाई। मानवता के प्रति प्रेम, न्याय और स्वतंत्रता को बड़े स्तर पर पहुंचाने वाली शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। भारतीय विद्वानों के बढ़ते प्रभाव से 20 अप्रैल 1843 को ब्रिटिश और भारतीयों के आपसी संबंधों में तालमेल बैठाने के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। 31 अक्टूबर 1851 को भारतीयों ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया। इसी मंच के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार से कुछ बिलों को वापस लेने और प्रशासन परिवर्तन की बात उठाई गई। इस एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटिश संसद में भी भेजा गया। 26 जुलाई 1875 को कलकत्ता के एक अध्यापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूर्ण भारतीय राजनीतिक मंच इंडियन एसोसिएशन बनाया। इसी वर्ष आनंद बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जो बाद में चलकर इंडियन एसोसिएशन के साथ हो गई। इस एसोसिएशन द्वारा 1885 में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में मुल्तान से ढाका तक के लोग शामिल हुए। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में महाजन सभा और पुणे में सार्वजनिक सभा द्वारा नया वातावरण तैयार हो रहा था। भारतीय संसद की भी चर्चा इन दिनों चली। इसी वर्ष 1883 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक नई संस्था शुरू हुई। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। स्कॉटलैंड के मूल निवासी ह्यूम भारतीय सामाजिक उत्थान व राजनीतिक जागरूकता के पक्षधर थे। 1884 में वे प्रजाहित वर्धक सभा सूरत, सार्वजनिक सभा पुणे, सिंध सभा कराची व महाजन सभा मद्रास के अनेक भारतीय मूल के नेताओं से मंत्रणा किए। हिंदू, मुस्लिम व पारसी धर्म के मान्य प्रतिनिधियों पीएम मेहता, केटी तैलंग और बी तैयब से भी वार्ता और एक अखिल भारतीय सम्मेलन की योजना बनाई। कांग्रेस के उदय में थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान बड़ा रहा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हेतु व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया। सुब्रमण्यम अय्यर और टी तैलंग ने इसका अनुमोदन किया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भले ही ब्रिटिश साम्राज्य का जयगान हुआ, लेकिन इसी अधिवेशन से भारत की धरती पर राष्ट्रीय आंदोलन ने जन्म लिया। एओ ह्यूम ने भारत की जनता से मातृभूमि की सेवा के लिए गुहार लगाते हुए कहा था कि यू आर द साल्ट ऑफ द लैंड, यानी आप इस मातृभूमि के नमक हैं। उन्होंने भारतीय आम लोगों में राष्ट्रीयता का बोध उत्पन्न किया। ब्रिटिश सत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखती थी। फिर भी इसके अधिवेशन देश भर में होते रहे। स्वाधीनता की सोच जन जन के भीतर सुलगने लगी थी। लगभग 35 वर्ष बीत गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बने। 1920 में नियमित 36वें वार्षिक अधिवेशन से पूर्व कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आहूत किया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले इस अधिवेशन में महात्मा गांधी नायक के रूप में पधारे थे। नायक इसलिए कह रहा हूं, चंपारण प्रकरण के बाद पूरे देश में गांधी जी नायक के रूप में पूजे जाने लगे थे। महात्मा गांधी को देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ एस्प्लेनेड और मैदान इलाके में इकट्ठा हो गई थी। साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता की परंपरागत दोमुही नीति, सियासत और दमन के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया था। 4 सितंबर 1920 के इस अधिवेशन में कांग्रेस ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। चित्तरंजन दास के न चाहने पर भी काउंसिल बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था।
जनता महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस की शक्ल अपना चुकी थी। एस्प्लेनेड मैदान से लेकर चौरंगी तक भीड़ को तितर बितर करने के लिए सैनिकों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लेकिन जनता के हौसले कम नहीं हो रहे थे। लाठियां खाते हुए भी भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। पुलिस डाल डाल चल रही थी तो प्रदर्शनकारी पात पात चल रहे थे। एक 15 वर्षीय किशोर विक्टोरिया मेमोरियल के उत्तरी गेट के सामने पेड़ की छाया में खड़े होकर अंग्रेज सिपाहियों के अत्याचार को देख रहा था। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में था और यह किशोर उसी संग्रहालय के 64 एकड़ में विस्तृत बगीचे में माली का काम करता था। किशोर के चेहरे पर अंग्रेज सिपाहियों की बर्बरता देखकर आक्रोश था। सामने से भाग रहे लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए उस किशोर ने मुट्ठी भींचकर भारत माता की जय बोली। उसकी आंखों में जोश का पानी छलछला आया था। उसने एक बार फिर बंधी हुई मुट्ठियों वाला हाथ उठाया। तभी पीछे से एक सिपाही ने जोर से लाठी मारी। 3 डंडे पीठ और टांगों पर और लगे। चोट से वह किशोर बनबना गया, लेकिन पुलिस वाले आंदोलनकारियों के झुंड को दौड़ाने में आगे निकल गए। वह किशोर अपनी चोट को सहलाते हुए विक्टोरिया मेमोरियल के बगीचे में वापस लौट गया। एक प्रौढ़ सहकर्मी ने उस किशोर से बताया कि उसने महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय को अपनी आंखों से देखा। यह सुनते ही उस किशोर की आंखें चमक उठी। वह कहा कि मैं भी गांधी जी को देखने के लिए तड़प रहा, लेकिन सुपरवाइजर ने छुट्टी नहीं दी। प्रौढ़ सहकर्मी ने कहा कि चिंता मत कर, गांधी जी उधर उत्तर की सामने वाली पोलॉक स्ट्रीट में रुके हैं। शाम को छुट्टी मिलते ही चले जाना। घर से निकलते घुसते हुए जरूर दिख जाएंगे। हाँ, सतर्क जरूर रहना, वहां पुलिस का पहरा लगा है, लेकिन तुम छोटे लड़के हो इसलिए तुम्हें नहीं बोलेंगे। यह सुनते ही उस किशोर के चेहरे पर संतोषजनक प्रसन्नता तैर गई। विक्टोरिया मेमोरियल से छुट्टी मिलते ही वह किशोर बेहद उत्साह में उछलते हुए पोलॉक स्ट्रीट की ओर निकल पड़ा। पोलॉक स्ट्रीट के 4 नंबर की कोठी में महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा और बड़े बेटे हरिलाल के साथ रुके हुए। दिन वाले प्रदर्शन के कारण जगह जगह पुलिस वाले तैनात थे। वह किशोर बेरोक टोक उस कोठी के सामने पहुंच गया। 25-30 लोग 4 नंबर कोठी के बगल में जमीन पर व ऊंचे फुटपाथ पर बैठकर अल्पाहार कर रहे थे। वे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वहां भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन कोठी के भीतर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। शाम 6 बजे के करीब पुलिस वालों की संख्या कम हो गई। वह किशोर कोठी के सामने दूसरी पटरी में खड़ा होकर एकटक देख रहा था। अचानक ही वह मचल उठा। कुछ मिलने वालों को बाहर तक छोड़ने के लिए महात्मा गांधी दरवाजे के बाहर आए। वह किशोर खुशी से उछल पड़ा और हाथ उठाकर खूब जोर जोर से भारत माता की जय बोलने लगा। भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! भारत माता की जय! गांधी जी के साथ ही वहां उपस्थित सभी लोग उस किशोर को देखने लगे। वह गांधी दर्शन से मंत्रमुग्ध होकर अनवरत भारत माता के जयकारे लगाए जा रहा। गांधी जी ने मेहमानों को गाड़ी में बिठाया और किशोर की ओर दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। गांधी जी को मुखातिब देखकर वे पुलिसकर्मी भी सहम गए, जो भारत माता के जयकारे सुनते ही उस किशोर की ओर तेजी से लपके। कुछ ही क्षणों में जब गांधी जी मुड़कर वापस कोठी में चले गए, तब पुलिस वालों ने उस किशोर को दबोचकर एक पुलिसकर्मी उसके ऊपर चढ़कर गर्दन दबा रखा था और दूसरा सिपाही उसके पेट में लात मार रहा था। लेकिन वह किशोर लगातार भारत माता की जय बोलता रहा। आनंद फानन में सिपाही उस किशोर को घसीटते हुए एक दुकान के पीछे ले गए और उसके मुंह को हाथों से दबाकर आवाज बंद करा दिया। किशोर को 2 पुलिस वाले मारते पीटते हुए हेयर स्ट्रीट थाने लेकर चले गए। हेयर स्ट्रीट थाना 2 वर्ष पूर्व ही 1918 में बना था और कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास था। थाने में 50 से अधिक लोग लॉकअप व परिसर में बैठाए गए थे। वे सभी दिन वाले प्रदर्शन में गिरफ्तार हुए थे। वे पिछले वर्ष 1919 में हुए जलियांवाले बाग नरसंहार से आक्रोशित थे। कुछ ऐसे भी थे जो राह चलते भीड़ का हिस्सा हो गए थे और आसानी से सिपाहियों द्वारा पकड़ लिए गए थे। उनमें से कुछ लोग दिन भर से भूखे थे और अनिश्चित कार्रवाई के डर से रो रहे थे। वह किशोर गुमसुम होकर हेयर स्ट्रीट थाना परिसर के एक कोने में बैठा हुआ था। लगभग 9 बजे के बाद कुछ हलचल बढ़ी। थोड़ी ही देर में भाले जैसे हथियारों को हाथों में लेकर करीब 20 सिपाहियों का जत्था परेड करते हुए थाने के बाहर पहुंचा। जत्थे के पीछे एक मोटर कार थी। जत्थे के सिपाही उस कार के लिए रास्ता देते हुए बीचों बीच से 2 तरफ हो गए।
सभी गिरफ्तार आंदोलनकारी सहमे हुए अनहोनी की आशंका में डूब गए थे। कार का दरवाजा खुलते ही दोनों तरफ से 2 अंग्रेज अधिकारी निकले। किशोर के बगल में खड़े एक बंगाली आंदोलनकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त फ्रेडरिक हॉलिडे और चार्ल्स ऑगस्टन टेगार्ट नामक खुफिया विभाग का प्रमुख अधिकारी है। टेगार्ट को बहुत खूंखार अधिकारी माना जाता था। वह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काल माना जाता था। वे दोनों अधिकारी थाने के मेन गेट पर आकर खड़े हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। फ्रेडरिक हॉलिडे गेट पर ही खड़ा रहा, लेकिन ऑगस्टस टेगार्ट हाथ में मढ़ी हुई छड़ी लिए हुए परिसर में दाखिल हुआ। एक दारोगा लगभग जी हजूरी के अंदाज में उसे आंदोलनकारियों के बारे में बताते हुए साथ चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चेहरे पर टार्च से रोशनी करके पहचान करवा रहा था। टेगार्ट अपनी छड़ी को किसी के कंधे पर ठोंकता तो किसी के पेट में चुभाता। लॉकअप खुलवाकर उन बंदियों को बाहर निकलवाया जो जानवरों की तरह भीतर ठूंसे हुए थे। किसी बात पर एक बंदी को बाल पकड़कर कई थप्पड़ मारा और फिर लौट पड़ा परिसर की ओर। परिसर के कोने में खड़े किशोर पर उसकी निगाह पड़ी तो उसने दारोगा से पूछा। दारोगा कुछ स्पष्ट नहीं बता पाया तो वह अंग्रेजी में उस किशोर को छोड़ने की बात बोलकर गेट की ओर बढ़ गया। गेट पर पहुंचते ही उसने सभी आंदोलनकारियों को बेत मारने और जेल भेजने का निर्देश दिया। दोनों अधिकारियों के वापस जाते ही थाना परिसर हिंसा का अखाड़ा बन गया। एक एक बंदियों को 10-10 सिपाही मिलकर लाठियों से पीटने लगे। निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों की चीत्कारें चारों ओर सुनाई दे रही थी। 4-5 ग्रुप बनाकर पूरी थाना परिसर में कई जगह यह हिंसा जारी थी। दारोगा घूम घूम कर सिपाहियों को प्रेरित कर रहा था। किशोर के पास पहुंचते ही दारोगा ने उसके सिर का बाल पकड़कर जोर से हिलाया और पूछा कि तुम अभी से नेता बन रहे हो? किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया तो थप्पड़ मारकर कहा कि भाग जाओ यहां से, और फिर कभी दिखाई भी दिए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। वह किशोर वहां से ज्यों चला तब तक दौड़कर एक सिपाही उसे पकड़ लिया और दारोगा से कहा कि यह बहुत बड़ा शातिर है सर। यह पोलॉक स्ट्रीट में जहां गांधी ठहरा है वहीं नारे लगा रहा था। बहुत मेहनत करनी पड़ी पकड़ने में। इसने मेरी हथेली में दांत काट लिया है। सिपाही ने अपनी हथेली दारोगा को दिखाई जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। भारत माता के जयकारे को बंद कराने के लिए जब वह सिपाही किशोर के मुंह को हथेली से दबाया था तो उसने उसकी हथेली में दांत गड़ा दिया था। सिपाही की बात सुनते ही दारोगा तमतमा उठा। उसने कहा कि इसके हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाकर पीटो। यह कहते हुए दारोगा ने किशोर के मुंह पर कई थप्पड़ भी मारे। एक सिपाही रस्सी से उस युवक के दोनों पैरों को बांध दिया। बंधे हुए पैरों के बीच में लोहे की पाइप डालकर 2 सिपाहियों ने उठाकर अपने कंधों पर रख लिया। किशोर उल्टा लटक चुका था। तभी 4-5 सिपाही लाठियों से उसके शरीर पर प्रहार करने लगे। वह चोट से चिल्लाने लगा था। ऊपर का शर्ट फटकर चेहरे पर लटक गया। वह किशोर ताबड़तोड़ बरस रही लाठियों को दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाठियों की चोट से कुछ ही देर में हथेलियां लहूलुहान हो चुकी थी। अब तो लटके शर्ट से चेहरा ढकने के कारण यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि लाठियां शरीर के किस हिस्से पर लगेंगी। कराहते और तड़पते हुए वह किशोर बेहोश हो गया। जिस सिपाही के हाथ में दांत लगा था वह दौड़कर थाने की रसोई से नमक लेकर आया। बेहोश हो चुके किशोर के शरीर को एक तरफ लुढ़काकर दूसरा सिपाही एक बाल्टी पानी ले आया और उसके ऊपर उड़ेल दिया। शरीर पर पानी गिरते ही किशोर की चेतना वापस आई। तभी उस सिपाही ने उसके छिल चुके शरीर पर नमक छिड़क दिया। नमक पड़ते ही किशोर जमीन पर पड़ी मछली की तरह तड़फड़ाने लगा। उसके करुण रुदन से बेपरवाह सिपाहियों ने फिर से उसकी घायल देह पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। यह जघन्य हिंसात्मक व्यवहार सिर्फ उस किशोर के साथ ही नहीं, वहां पकड़कर लाए गए लगभग सभी लोगों के साथ हो रहा था। किशोर की चीख सुनकर कई स्वतंत्रता सेनानी विचलित हो चुके थे, लेकिन आतताई पुलिसकर्मियों पर जैसे खून सवार था। किशोर असहनीय दर्द के कारण फिर से बेहोश हो गया। तब सिपाहियों ने लात मारकर उसे उसी स्थिति में छोड़ दिया। जब किशोर को होश आया तो भोर हो चुकी थी। परिसर में सन्नाटा था। एक बुजुर्ग सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहा था। उसने बताया कि आधी रात में ही सभी क्रांतिकारियों को जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। तुम नाबालिग थे इसलिए छोड़ दिया गया। दर्द से कराह रहे किशोर को उस सफाई कर्मी ने सहारा देकर उठाया और थाने के बाहर पहुंचाया। उसने पूछा कि तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो, यहां क्या करते हो? तब उस किशोर ने बताया कि मैं बनारस का रहने वाला हूं
और यहाँ जो विक्टोरिया मेमोरियल बन रहा है उसी की बागवानी में सिंचाई करने का काम करता हूँ। मेरा नाम लोकनाथ सिंह है। लोकनाथ सिंह का जन्म वाराणसी के रामगढ़ गांव में 9 अप्रैल 1905 को हुआ, जो अब चंदौली जनपद का हिस्सा है। वर्तमान वाराणसी नगर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व और चंदौली जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित रामगढ़ गांव गंगा नदी के पौराणिक मार्ग में। स्कंद पुराण में काशीराज की राजधानी जिस स्थान पर बताई गई है उसे आज बैराट गांव के रूप में जाना जाता है। इसी बैराट गांव के ठीक उत्तर में सटा रामगढ़ गांव गंगा नदी की प्राचीन धारा, जिसे वर्तमान में बाण गंगा कहा जाता है, उसके पूर्वी तट पर विद्यमान। बताया जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर काशी नरेश स्वयं उपस्थित होकर राम कथा का मंचन करवाते थे। तत्कालीन राजा ने राम कथा के विभिन्न प्रसंगों को इसी गांव के अलग अलग स्थानों पर मंचित करवाने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के टीले नुमा मंच बनवाए थे। ये मंच छोटे किले या गढ़ के स्वरूप में थे, इसीलिए इस स्थान का नाम रामगढ़ पड़ा। बाद के समय में जब काशी नरेश ने अपना किला वर्तमान रामनगर में बनवाया, तब यही रामलीला की परंपरा मंचन की हूबहू प्रणाली के साथ रामनगर में शिफ्ट हो गई। लेकिन रामगढ़ की रामलीला बंद नहीं हुई। गांव के भिन्न भिन्न स्थानों पर राम कथा के भिन्न भिन्न प्रसंगों के मंचन की परंपरा चली आ रही है। जिस स्थान पर राम कथा की जो घटना मंचित होती है, उस स्थान का नाम भी उसी घटना के आधार पर रखा गया है। बाणगंगा के तट पर नारद मोह, राम जन्म से वनवास तक हनुमान मंदिर के पास, राज्याभिषेक गांव की आबादी के बीच और दशमी की परती नामक जगह पर राम रावण युद्ध व रावण दहन का मंचन आज भी परंपरा में। रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में घने जंगलों से आच्छादित था। जंगलों में सुअर पालन करके जीवन यापन करने वाली सीडरी व स्वेरी जातियों के कबीले जगह जगह आबाद थे। मध्यकाल में कुछ अप्रवासियों ने उन जंगली जातियों को विस्थापित कर दिया और स्वयं आबाद हो गए। इस विस्थापन से विचलित स्वेरियों ने अपने स्वजातियों और धानापुर, बिशुनपुरा, सिरसी, खजरा व प्रहलादपुर के कबीलों से सहयोग मांगा। जमीन और क्षेत्र को लेकर अप्रवासियों व स्वेरियों में अनवरत झड़प होने लगी। मुगल काल में अप्रवासियों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वेरियों से रक्षा के लिए अधिकांश अप्रवासी मुसलमान बन गए। फिर भी स्वेरियों की एकता और छापेमार हमलों से उनको राहत नहीं मिली। तब दरियापुर के मुसलमान अप्रवासियों ने गंगा पार के चंद्रावती क्षेत्र के राजपूतों से संपर्क साधा। उमरहा गांव से रघुवंशी राजपूत चंद्रभान, ऊगा, उदरबल, बल्ली, तेज और बलवंत सहित दर्जनों लोग सहायतार्थ इस क्षेत्र में आए। चंद्रभान से डेरवा व सराय, ऊगा से हरधन, उदरबल से टांडा व नाथुपुर, बल्ली से बल्लीपुर और तेज शाह से रामगढ़ गांव बसे। तेज शाह के 2 पुत्रों महिमा शाह और लक्ष्मीकांत शाह से क्रमशः रामगढ़ गांव के उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी का वंश चला। लक्ष्मीकांत के 4 पुत्रों में दूसरे स्थान पर सूर्यन सिंह हुए। सूर्यन सिंह के 2 पुत्रों में छोटे पुत्र बैजनाथ सिंह थे। बैजनाथ सिंह के 2 पुत्रों में से छोटे पुत्र का नाम दीनदयाल सिंह था। दीनदयाल सिंह के इकलौते पुत्र परमेश्वर सिंह थे और परमेश्वर सिंह के इकलौते पुत्र नारायण सिंह थे। नारायण सिंह को भी एक ही पुत्र जद्दू सिंह थे। जद्दू सिंह के 6 पुत्रों में सबसे बड़े रामप्रसाद सिंह थे। रामप्रसाद सिंह के इकलौते पुत्र के रूप में लोकनाथ सिंह का जन्म हुआ। लोकनाथ सिंह के 8 पीढ़ी पूर्वज लक्ष्मीकांत शाह के बड़े पुत्र धी शाह के 3 पुत्रों में अकबर सिंह मझले पुत्र थे। इन्हीं अकबर सिंह के 3 पुत्रों में सबसे बड़े थे संत कीनाराम, जो अघोर पंथ के प्रतिष्ठापक प्रसिद्ध संत हुए। लोकनाथ सिंह संत कीनाराम की 5वीं पीढ़ी में हुए। इनकी माता का नाम गंगा देवी था
जो पड़ोसी महाइच परगना के अमरा गांव की थी। लोकनाथ सिंह जब 5 वर्ष के थे और उनकी इकलौती बहन रामप्यारी मात्र 2 वर्ष की थीं, तभी इनकी माता का निधन हो गया। पिता राम प्रसाद सिंह का दूसरा विवाह गंगा देवी की सगी छोटी बहन जमुना देवी से हो गया। दोनों बहनें अमरा गांव के कृषक सोबरन सिंह की पुत्रियां थीं। गंगा जमुना के इकलौते भाई का नाम रामधारी सिंह था, जो आजीवन अविवाहित रहे। माता गंगा देवी की मृत्यु कम वय में होने के कारण उनके स्वभाव व रंग रूप की जानकारी कम मिलती है, लेकिन लोकनाथ सिंह की दूसरी मां जमुना देवी का स्वभाव इतना बढ़िया था कि समकालीन लोग भी उनको ही लोकनाथ सिंह की असली मां समझते थे। माता जमुना देवी को कोई संतान नहीं थी। वे लोकनाथ सिंह को अपनी कोख से जन्मे बालक की तरह वात्सल्य से सींची और बड़ा की। लोकनाथ सिंह का चेहरा भी माता जमुना देवी से हूबहू मिलता था। स्वस्थ काया, मृदुल स्वभाव और शांत चित्त वाली जमुना देवी को अमरा गांव के बुजुर्ग आज भी जामुन बुआ के रूप में याद करते हैं। लोकनाथ सिंह के पिता राम प्रसाद सिंह सुडौल कदकाठी के सौम्य इंसान थे। वे कोलकाता की एक जूट मिल में काम करते थे। बाद में वहीं की पैराडाइज बिल्डिंग में उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू कर दिया। ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कोलकाता उस समय के युवाओं को रोजगार के लिए आकर्षित करती थी। पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रामप्रसाद सिंह किशोरावस्था से ही कोलकाता कमाने चले गए थे। साल में 1 या 2 बार ही गांव आते थे। बरह परगना सहित पूरे पूर्वांचल के हजारों लोग कोलकाता में नौकरी या धंधा करते थे। लोकनाथ सिंह का बचपन बेहद अभाव में बीता। उनके हम वय लड़के जब खेल कूद व मनोरंजन में व्यस्त रहते थे, तब वे स्वाध्याय, कसरत और स्वर साधना में समय बिताते थे। गांव के ही मिडिल स्कूल से 6वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उनके चाचा की दृष्टि उन पर पड़ी। चाचा गौरी शंकर सिंह वाराणसी के प्रतिष्ठित वकील और कालांतर में मानद मजिस्ट्रेट हुए। उन्होंने लोकनाथ सिंह की प्रतिभा को पहचाना और उनके पिता राम प्रसाद सिंह, जो उन दिनों कोलकाता से छुट्टी पर गांव आए थे, से कहा कि यह हमारे परिवार का सबसे मेधावी और लगनशील बालक है। इसका नामांकन अगली कक्षा में बनारस के यूपी कॉलेज में करवाइए, नहीं तो यहाँ गांव के घुमंतू लड़कों की संगत में बिगड़ जाएगा। पिता राम प्रसाद सिंह को मुख्तार साहब की बातें प्रभावित की। उन्होंने लोकनाथ सिंह को नए कपड़े सिलवाए और यूपी कॉलेज ले जाकर 7वीं कक्षा में नाम लिखवाया। लोकनाथ सिंह अपने चाचा के ही अर्दली बाजार वाले निवास पर रहकर पढ़ाई करने लगे। अभी पढ़ाई चल ही रही थी कि कोलकाता से लौटे पिता के एक सहकर्मी ने सूचना दी कि विगत 2 माह से रामप्रसाद सिंह कोलकाता में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि वे अपने क्षेत्रीय लोगों से नियमित मिलते रहते थे। यह खबर किशोर लोकनाथ सिंह को मिली तो वे बेचैन हो गए। अभी 6-7 महीने पहले ही तो वे उनका नामांकन यूपी कॉलेज में करवाकर कोलकाता लौटे थे। लोकनाथ सिंह का मन चिंता से घिर गया, पढ़ाई से उचट गया। किसी तरह 7वीं की पढ़ाई पूरी करके वे गांव लौट आए। मां जमुना देवी और छोटी बहन रामप्यारी का रो रो कर बुरा हाल था। लोकनाथ के बाल मन पर अवसाद के बादल घुमड़ने लगे। दिन रात विक्षिप्त की तरह यहां वहां गुमसुम बैठे आंसू बहाते रहते थे। एक दिन वे मां से यह कहकर घर से निकले कि आगे की कक्षा में नाम लिखवाने बनारस जा रहा हूं, और वे मुगल सराय से ट्रेन में सवार होकर हावड़ा पहुंच गए। उन्होंने पिता के अनेक सहयोगियों, परिचितों और सहकर्मियों का पता लिखकर जेब में रख लिया था। वे कोलकाता में सबसे मिले। सहकर्मियों द्वारा बताए गए संभावित सभी ठिकानों पर ट्राम व बस से भटकते रहे, लेकिन पिता का कोई सुराग नहीं मिला। पिता के परिचितों के यहाँ बारी बारी से रुक रुक कर 2 माह में पूरे कलकत्ता को छान मारा, लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चला तो अंततः हार कर वहीं मजदूरी करने लगे, क्योंकि महानगर में कोई कितने दिनों तक किसी को बैठाकर खिलाएगा। पिता के एक सहकर्मी ने निर्माणाधीन इमारत में ईंट गारा ढोने का काम दिलवा दिया। किशोर लोकनाथ अपने सिर पर ईंट और बोरियां रखकर ऊंची ऊंची सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ाते, फावड़े से मिट्टी खोदते, हथौड़े चलाते, हैंडपंप से पानी निकालकर बाल्टियों से ढोते और नई दीवारों पर पानी का छिड़काव करते। दिन भर कठोर श्रम करने के बाद रात में थक कर सो जाते थे। यह क्रम 2-3 माह तक चला। इसी बीच पिता के एक सहकर्मी, जो बिहार के निवासी थे और इलेक्ट्रीशियन थे, उन्होंने किशोर लोकनाथ को अपने हुनर का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। वे नवनिर्माणाधीन विक्टोरिया मेमोरियल में उस समय इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करते थे। उनके ही प्रयास से लोकनाथ सिंह को विक्टोरिया मेमोरियल के नवरोपित बाग में सिंचाई कर्मी का अस्थायी काम मिला
और कठिन मजदूरी के काम से छुटकारा मिला। लोकनाथ सिंह दिन भर बाग में अपने दर्जनों सहकर्मियों के साथ सिंचाई करते, स्वाध्याय करते, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखते और शाम में उसी बाग में समूह बनाकर गाते बजाते। लगभग साल भर यह उपक्रम चला। अब उनका मन कलकत्ता में जम गया था। वे मनी ऑर्डर के जरिए माँ को पैसे भी भेजते, पोस्ट कार्ड से घर परिवार का हाल चाल लेते और कभी कभार गांव भी चले जाते। इसी बीच 1920 की वह घटना घटी जिसने उन्हें झकझोर कर रख दी। बंगाली सहकर्मी प्रसन्नजीत अमृत बाजार पत्रिका नामक अखबार रोज लेकर आता था। सत्ता और खिलाफत आंदोलन वाली खबरों को पढ़कर हिंदी में सबको बताता था। 1 अगस्त 1920 की सुबह बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की खबर से सभी दुखी थे। पूरे देश की तरह कलकत्ता में भी इस आधुनिक भारत के निर्माता को लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माणाधीन परिसर के बगीचे में प्रसन्नजीत ने बाल गंगाधर तिलक की एक प्रतिकृति मिट्टी पर उकेरी। बाग के ही फूलों से लोकनाथ सिंह और 10 से अधिक सहकर्मियों ने अंग्रेज निरीक्षक की नाक के नीचे श्रद्धांजलि दी। ऊंचे स्वर में लोकनाथ सिंह ने गीत गाया। सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे ही खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे ही खोहरे बटोहिया। लगभग सप्ताह भर बाद ही अमृत बाजार पत्रिका में खबर छपी कि कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होने वाला है, जिसमें लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का ऐलान कर सकते हैं। लोकनाथ सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने सहकर्मियों से कहा कि हम सभी चलेंगे वहां, लेकिन सुपरवाइजर डर गया और सभी सहकर्मियों को हिदायत दिया कि दिन में काम के समय कोई भी इस कैंपस से बाहर नहीं जाएगा। गांधी जी कोलकाता में आ चुके थे। अधिवेशन लगभग 1 सप्ताह बाद 4 सितंबर को था। निर्माणाधीन विक्टोरिया मेमोरियल के अंग्रेज निरीक्षक व सुपरवाइजर को शंका थी कि यहाँ के युवा मजदूर गांधी को देखने सुनने जा सकते हैं, इसलिए युवा कर्मचारियों को दिन में परिसर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। अंततः 4 सितंबर 1920 को लोकनाथ सिंह की मुराद पूरी हुई। उन्होंने गांधी का दर्शन किया, लेकिन पुलिस द्वारा की गई जघन्य प्रताड़ना ने किशोर लोकनाथ के मन परत पर अमिट छाप छोड़ी। देश और स्वराज के लिए मर मिटने का संकल्प मजबूत हो गया। मां भारती के आंचल को अंग्रेज आतताइयों के चंगुल से छुड़ाने के लिए खून खौलने लगा। आंखों में प्रतिशोध के लावे फूट रहे थे। स्वाधीनता और स्वतंत्रता की तड़प बढ़ चुकी थी। घायल और रात भर के भूखे लोकनाथ सिंह थाने से किसी प्रकार लंगड़ते हुए विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे। उम्र में 10 साल बड़े सहकर्मी प्रसन्नजीत से आप बीती बताई। प्रसन्नजीत सुपरवाइजर से साइकिल मांगकर लोकनाथ को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ले गए। फटी हथेली में मरहम पट्टी हुई और दर्द की दवा लेकर दोनों साथी मेडिकल कॉलेज के बाहर निकले। प्रसन्नजीत ने अमृत बाजार पत्रिका पढ़कर गांधी का उद्घोष सुनाना शुरू किया। यह भी बताया कि कल के प्रदर्शन में 400 लोग जेल भेजे गए। चोट अधिक होने के कारण प्रसन्नजीत ने लोकनाथ सिंह को कुछ दिनों के लिए गांव जाने और आराम करने की सलाह दी। प्रसन्नजीत ने कहा कि सुपरवाइजर से उसकी बात हुई है। वह कह रहा था कि अगले वर्ष 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल का कार्य पूरा हो जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों की नौकरी अस्थायी कर दी जाएगी। प्रसन्नजीत ने कहा कि 10-15 दिन स्वास्थ्य लाभ लेकर आ जाना, मैं तुम्हारी हाजिरी लगवा दूंगा और अगले वर्ष से परमानेंट भी हो जाओगे। लोकनाथ सिंह ने कहा कि अब नहीं दादा, अभी आप अखबार पढ़कर कह रहे थे कि गांधी जी ने असहयोग की बात की। उन्होंने कहा है कि असहयोग का मतलब सरकार की उन सभी संस्थाओं का बहिष्कार करना है जिनसे अंग्रेजों को शक्ति मिलती है। विक्टोरिया मेमोरियल उनकी शक्ति और हमारी गुलामी का प्रतीक बन रहा है। मैं अब यहाँ नौकरी या काम नहीं करूंगा। लोकनाथ सिंह कलकत्ता से लौटकर गांव आ गए। गांव के हकीम से दवा लेने लगे और कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गए, लेकिन उस बर्बर लाठीचार्ज का अंदरूनी असर जीवन पर्यंत रहा।
स्वस्थ होकर माता जमुना देवी के साथ लोकनाथ सिंह अपने ननिहाल अमरा आ गए। अमरा में उनका बहुत मन लगा। पूरे गांव के लोग उनको प्यार दुलार देते थे। अमरा के सत्यनारायण सिंह से इनकी गहरी मित्रता थी। वे लोकनाथ सिंह की प्रतिभा और स्वतंत्रता संबंधित विचारों से बहुत प्रभावित। ननिहाल से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित कादिराबाद गांव के प्रसिद्ध नारायण सिंह से मिलने पहुंचे। प्रसिद्ध नारायण सिंह और उनके छोटे भाई राजनारायण उन दिनों क्षेत्र में स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने में अग्रणी थे। लोकनाथ सिंह के स्वाधीनता संबंधी विचारों और कलकत्ता से जुड़े संस्मरणों को सुनकर दोनों भाई बहुत प्रभावित हुए। प्रसिद्ध नारायण सिंह ने लोकनाथ सिंह को राष्ट्रवादी विचारों की अनेक किताबें और आंदोलन विषयक बुकलेट दिए। ननिहाल रहने के दौरान ममेरे भाई सत्यनारायण के साथ लोकनाथ सिंह अक्सर कादिराबाद जाने लगे। वहां स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े लोगों का दूर दूर से आना जाना लगा रहता था। धानापुर गोलीकांड के नेतृत्वकर्ता कामता प्रसाद विद्यार्थी से वहीं भेंट हुई। नरवन परगना के जगत नारायण दुबे भी वहीं मिले। कुछ ही दिनों में महाइच, नरवन और बरह परगना के सभी स्वतंत्रता प्रेमियों में लोकनाथ सिंह लोकप्रिय हो गए। वे अक्सर ननिहाल अमरा के इसी अहाते में गोपनीय गोष्ठियां किया करते थे। सत्यनारायण सिंह के घर के पास स्थित इस अहाते का यह वही दरवाजा है जिससे अनगिनत स्वतंत्रता वीरों का आवागमन होता रहता था। यहाँ जुटने वाले साथियों और ग्रामीणों के बीच लोकनाथ सिंह जोशीले भाषण देते थे। अपने ग्राम क्षेत्र से लेकर ननिहाल क्षेत्र तक उनके भाषणों की मांग बढ़ने लगी। महात्मा गांधी का अग्रदूत कहा जाने वाला आज अखबार उन्हीं दिनों 5 सितंबर 1920 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। कादिराबाद के प्रसिद्ध नारायण सिंह के यहाँ वह अखबार नियमित रूप से आता था। लोकनाथ सिंह दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति का बुलंद आवाज में पाठन कर रहे थे। सामने बैठे दर्जनों सेनानी आज अखबार की खबर को सुनकर मंत्रमुग्ध थे। लोकनाथ सिंह ने कहा कि अब हम बनारस के पूरे देहात में घूम घूम कर असहयोग आंदोलन को मजबूत करेंगे। सदियों से सोए देश और अपने क्षेत्र में जागृति लानी है। उपस्थित लोगों ने लोकनाथ सिंह का समर्थन किया। उनके नेतृत्व में लोग पैदल ही गांव-गांव घूमकर असहयोग के संदेश को फैलाने लगे। कुछ ही दिनों में धानापुर के थानेदार को इन गतिविधियों की जानकारी मिल गई, जिससे पुलिस ने अमरा गांव में दबिश डाली। लोकनाथ सिंह को अपने गांव रामगढ़ लौटना पड़ा, लेकिन वे गंगा तटीय गांवों में पुलिस से छिपम छिपाई का खेल खेलते हुए सक्रिय रहे। उसी समय उनका परिचय नजदीकी गांव चकिया के पंडित रामसूरत मिश्र से हुआ। रामसूरत मिश्र अनन्य राष्ट्रभक्त और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में चलकर इनको पूर्वांचल के गांधी की संज्ञा मिली। लोकनाथ सिंह की पंडित रामसूरत जी से खूब जमने लगी। मड़ई हरधन के वृंदावन सिंह, रामगढ़ के संपत सिंह, दुनिया सिंह, रामनंदन व्यास, पेबारू राय, सत्यनारायण सिंह, बलराम सिंह व लोकनाथ मुखिया, सैफपुर के रमजान, कैंथी के धुक्कू सिंह, टांडा के शिवमूरत लाल और विश्वनाथ मिश्र भी लोकनाथ सिंह के आंदोलनकालीन मित्र थे। स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वराज का नारा बुलंद करते हुए ये सभी लोग आज़ादी के ऐसे दीवाने थे कि घर परिवार की चिंता छोड़कर दिन रात सिर्फ आंदोलन की ही बातें करते रहते थे। पुलिस खोजती रहती थी और ये मतवाले बेफिक्री में सतर्कता की दृष्टि विकसित कर चुके थे। जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच लोकनाथ सिंह के चाचा मुख्तार गौरी शंकर सिंह गांव आए। वे इनकी गतिविधियों को जानकर बहुत चिंतित हुए, बहुत डांटे फटकारे और आगे की पढ़ाई या काम धंधा करने के लिए दबाव बनाए। अन्य परिजन भी लोकनाथ को खरी खोटी सुनाने लगे। सबको इनके भविष्य की चिंता थी। लोकनाथ सिंह पारिवारिक दबाव में पुनः कोलकाता चले गए। पुराने सहकर्मी प्रसन्नजीत के माध्यम से चौरंगी स्ट्रीट स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी मिल गई। मिलने वाले पारिश्रमिक से प्राइवेट पढ़ाई भी करने लगे। स्नातक के समकक्ष विशारद तक शिक्षा प्राप्त किए, लेकिन स्वाधीनता की लौ हृदय में बुझने नहीं पाई थी। प्रसन्नजीत और उसके एक परिचित युवा पत्रकार के साथ लोकनाथ सिंह उन गोपनीय स्थानों पर जाने लगे थे जहां स्वतंत्रता प्रेमियों की मीटिंग होती रहती थी। राष्ट्रवादी प्रमथनाथ मित्रा द्वारा गठित अनुशीलन समिति की बैठकें विधान सरणी के 48 नंबर की कोठी में होती थी। उसी बैठक में लोकनाथ सिंह अरबिंदो घोष और बरिंद्र कुमार घोष जैसे चर्चित आंदोलनकारियों से मिले। इस जगह को फिटनेस क्लब के रूप में विकसित किया गया था, ताकि किसी को भनक न लगे कि यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाई जाती हैं। स्वयं लोकनाथ सिंह भी एक पहलवान व कुश्ती ट्रेनर के रूप में वहां पहुंचते थे। बरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य और उपेंद्र नाथ बनर्जी जैसे वरिष्ठ क्रांतिकारियों ने जुगांतर नामक अपनी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। इस पत्रिका का कार्यालय
कनाईधर लेन में था। उस कार्यालय में भी क्रांतिकारियों की बैठकें होती थीं। बैठक में अक्सर संकल्प भाषण का आयोजन होता था, जिसे पत्रिका में प्रकाशित भी किया जाता। लोकनाथ सिंह ने यहाँ बहुत जोशीला भाषण दिया था। स्वतंत्रता कब प्राप्त होगी? खून खौल उठता है, भुजाएं फड़फड़ा उठती हैं, जी छटपटा कर रह जाता है। क्या करूं? कैसे उसे खींच लाऊं? अंधकार है, मंजिल दूर है और रास्ते विकट हैं, मगर हमें ना तो निराश होना है और ना ही हतोत्साहित। यह मेरे साथ जो आजादी के दीवानों का जत्था है, यह जुलूस की तरह चल रहा है, अनवरत चल रहा है, छिप कर चल रहा है, प्रकट भी चल रहा है, तिरंगा फहरा कर चल रहा है और सिर पर कफन बांध कर चल रहा है। आग जल रही है, धुआं उठ रहा है और सुगंध फैल रही है। क्या यह सामान्य आग है? नहीं, यह स्वातंत्र यज्ञ की आग है। इस यज्ञ का श्रोत्रिय एक संत है, अधनंगा फकीर, मुट्ठी भर हड्डियों वाला, भारत का प्राण, या यूं कहूं कि वही भारत है। नई हवा, नई उमंग, नई आशा और नई हलचल लेकर वह आंधी की तरह उठा है, समूचे देश पर छा गया है। तमाम पलटन, तोप और गोली बेकार हो जाएगी। आसमान गरज रहा है, जागो स्वदेशवासियों, गांधी जगा रहा है। महान जागरण होकर ही रहेगा, भारत माता की बेड़ियां चूर चूर हो जाएंगी। इस भाषण से बंगभाषी कलकत्ता के स्वतंत्रता सेनानियों में लोकनाथ सिंह लोकप्रिय हो चुके थे। उनकी भाषण शैली और जोशीले अंदाज से प्रभावित होकर बंगाली कवि और आंदोलनकारी प्रेमेंद्र मित्रा ने कॉलेज स्ट्रीट की फेवरेट केबिन में लोकनाथ सिंह का संकल्प भाषण करवाया। वहां काजी नजरुल इस्लाम और लेखक शिब्रम चक्रवर्ती जैसी हस्तियां श्रोता के रूप में उपस्थित, जिन्होंने उस समय कल्लोल आंदोलन को खड़ा किया था। चूंकि कल्लोल आंदोलन में बहुत संख्या में हिंदी भाषी भी शामिल थे, इसलिए लोकनाथ सिंह को उन लोगों ने अपने साथ जोड़ लिया। वे रात्रिकालीन गोपनीय सभाओं व गोष्ठियों के नवयुवा लेकिन चर्चित वक्ता बन चुके थे। 6 फरवरी 1922 सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व चौरी चौरा कांड हो गया था। कलकत्ता में भी आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी। लोकनाथ सिंह बैठकों और गोष्ठियों से कुछ दिनों के लिए विरत हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद माहौल शांत होते ही आंदोलनकारी लोगों से मिलना जुलना प्रारंभ कर दिए। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने से लोकनाथ सहित कलकत्ता के सभी राष्ट्रभक्त दुखी थे। लोकनाथ सिंह के साथ उन लोगों की संख्या अधिक थी जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के चुनावों में भाग लेने वाले विचारों के समर्थक। लोकनाथ सिंह का मानना था कि 1923 के चुनावों में भाग लेकर अधिक से अधिक स्थानों पर कब्जा करके विधानसभाओं को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाया जाना चाहिए। 1 जनवरी 1923 को जब कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा हुई, तब लोकनाथ सिंह ने कॉलेज स्ट्रीट के पैरामाउंट में साथियों को नारियल पानी पिलाकर जश्न मनाया था। डाब शरबत के लिए प्रसिद्ध यह स्थान क्रांतिकारियों का अड्डा था। नवंबर 1923 में चुनाव हुआ। स्वराज पार्टी ने 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर सफलता पाई। बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और बंबई में वे सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरे। तब भी लोकनाथ सिंह ने उसी पैरामाउंट में लोगों को डाब शरबत पिलाकर खुशी मनाई। 1924 में जकरिया स्ट्रीट और हावड़ा के सलखिया इलाके में भड़के सांप्रदायिक झड़पों को शांत कराने में भी लोकनाथ सिंह और उनके साथियों का योगदान था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रांतीय स्वायत्तता की मांग के कारण पूरे देश में दंगे होने लगे थे। बकरीद पर गो हत्या, नमाज के समय गाना बजाना, ताजिया का पीपल की शाखाओं से टकराना और इसी तरह की हल्की फुल्की अफवाहों के कारण आंदोलनकारी धार्मिक टुकड़ियों में बंटने लगे थे। लोकनाथ सिंह ने इसे अंग्रेजों की साजिश बताकर लोगों को एकजुट रहकर स्वतंत्रता संग्राम में जुट जाने का आह्वान किया। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से छूटे। तब लोकनाथ सिंह कोलकाता की कई सरकारी इमारतों पर छुपकर चूने से भारत माता की जय लिखे। 1925 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की आपसी टकराहट जब बढ़ रही थी, तब लोकनाथ सिंह इस टकराहट को रोकने में लगे हुए थे। लेकिन 1926 के विधानसभा चुनावों में जब स्वराज पार्टी की सीटें कम हुई तो वे बहुत निराश हुए। इसी निराशा में वे गांव लौट आए। गांव आने के बाद लोकनाथ सिंह क्षेत्रीय आंदोलनों में पुनः सक्रिय हो गए। यहाँ पहले से ही चहनिया क्षेत्र में रामसूरत मिश्र, धानापुर क्षेत्र में कामता प्रसाद विद्यार्थी, बरहनी क्षेत्र में जगत नारायण दुबे, सैयदराजा क्षेत्र में चंद्रिका शर्मा और मुगलसराय क्षेत्र में उमाशंकर तिवारी स्वाधीनता आंदोलन को गर्म किए हुए थे।
18 अप्रैल 1921 को मगनबाड़ी वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के साथ ही कांग्रेस महासमिति ने स्वदेशी वस्त्र बनाने के लिए चरखे पर सूत कातने की कला को प्रोत्साहित करते हुए 20 लाख नए चरखे बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। 1923 में अखिल भारतीय खादी मंडल और 22 सितंबर 1925 को अखिल भारत चरखा संघ की स्थापना हो चुकी थी। पूरे देश सहित वाराणसी अंचल में भी चरखे पर सूत कातने के लिए घर घर जाकर आंदोलनकारी प्रशिक्षण दे रहे थे। कलकत्ता में लोकनाथ सिंह कई प्रकार के चरखों को चलाना सीख चुके थे। वे अपने ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम कर आम लोगों और विशेषकर महिलाओं को चरखा चलाने की ट्रेनिंग देने लगे। बैठक, खंबे, फरई, तकुआ, चाक, कतान इत्यादि की विधिवत जानकारी देकर चरखे को स्वतंत्रता का प्रतीक बताते थे। अल सुबह से देर शाम तक लोकनाथ सिंह का पूरा समय पूरे क्षेत्र के गांवों में चरखे की ट्रेनिंग देने में बीतने लगा। 4-5 महीने के कठिन परिश्रम से लोकनाथ सिंह ने किसान चरखे सहित जनता चरखे और चिकाकौल वाले बड़े व खड़े चरखे को पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय कर दिया। हजारों लोग सूत के कारोबार से जुड़कर अपनी गृहस्थी को खुशहाल कर रहे थे। लोकनाथ सिंह इस प्रशिक्षण कार्य में इतने मशगूल हो गए थे कि गीत में भी चरखे के प्रसंग को गाने लगे थे। दुल्हा गांधी जीवन बैठे दैजा में मांगे स्वरा, दुल्हा गांधी जीवन बैठे दैजा में मांगे स्वरा, लॉर्ड वेलिंगटन दौरत आए जीजा जी को दे दी स्वरा, मेरे चरखे कारे भाई, मेरे चरखे कारे भाई, टूटे कभी नहीं ये था, चरखवा चालू रहे, चरखवा चालू रहे, चरखवा चालू रहे, चरखवा चालू रहे। गीत गवनई के माध्यम से सूत कातने की शैली महिलाओं को खूब भाती थी। 1 जून 1927 को लोकनाथ सिंह का विवाह हो गया। लोकनाथ सिंह की पत्नी का नाम पारकली देवी उर्फ पाको था। वे गाजीपुर के माहेपुर गांव की थी। उनके पिता का नाम रामधनी सिंह था। पारकली देवी की बड़ी बहन का नाम चंद्रकली देवी उर्फ चानो था, जो लोकनाथ सिंह के सगे चाचा शिवशंकर सिंह से ब्याही थी। दोनों बहनों का विवाह एक ही दिन हुआ था। पारकली देवी के इकलौते भाई का नाम लाल परीक्षा सिंह था, जिनका विवाह के 6 माह बाद ही बगल की गंगा नदी में डूबने से निधन हो गया। लोकनाथ सिंह अपनी ससुराल माहेपुर अक्सर जाया करते थे। शुरुआती समय में गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में परसनी गांव के निवासी स्वतंत्रता सेनानी हरप्रसाद सिंह से मिलने और आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए जाते थे तो अपनी ससुराल में ही रुकते थे। उन्नीस 1930 में हरप्रसाद सिंह अपनी पत्नी व नाबालिग बेटी के साथ जेल गए तो लोकनाथ सिंह 2 वर्ष उनके रिहा होने तक उस क्षेत्र में आंदोलन की बागडोर संभाले रहे। लोकनाथ सिंह की लोकप्रियता उनके ससुराल में भी खूब। उत्तर में गांगी नदी और दक्षिण में गंगा नदी के प्राचीन मार्ग का संगम माहेपुर में है। इस संगम के पश्चिमी तट पर गांव आबाद है। आबादी के दक्षिण में गंगा तट पर एक भव्य आश्रम है। इसी आश्रम में अल्प प्रवास पर आने वाले स्वामी परमानंद से लोकनाथ सिंह की घनिष्ठता थी। वे इस आश्रम में होने वाले नियमित मानस गान में भाग लेते थे। चूंकि लोकनाथ सिंह के सगे साले की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी ससुराल के विभाजित 12 परिवारों में वे बारी बारी रुकते थे। छोटे बड़े सभी लोगों से हंसी ठिठोली करते रहते थे। उनके हंसमुख व मनोरंजक व्यक्तित्व के कारण माहेपुर के सभी लोग उनको बहुत प्यार और आदर करते थे। वे जब साइकिल से गांव में पहुंचते तो सबसे घूम घूम कर मिलते थे। वे किसी को भी आभास नहीं होने देते थे कि वे सगे रिश्तेदार नहीं हैं। वे घरों में औरतों से भी घुल मिल जाते थे। ओखल व जांच चलाती हुई औरतों के पास अनायास पहुंचकर बैठ जाते थे और पारंपरिक श्रम गीत गाने लगते थे। गांव पहुंचते ही पता करते थे कि किसके घर पुत्र पैदा हुआ है। उसके घर जाकर सोहर गाने लगते थे। किसी भी शुभ अवसर पर संस्कार गीत जरूर सुनाते थे। सोहर, हल्दी, गारी और बरनेज जैसे गीत सुनाकर सबको आनंदित करते थे। पूर्वांचल में साले सरहद से खूब मजाक की परंपरा है, इसलिए वे इस परंपरा में डूबकर आनंद लेते थे। लोकनाथ सिंह वाराणसी परिक्षेत्र के ग्राम्यांचल में सर्वमान्य नेता के रूप में उभर चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन में तपे हुए सूर्य की तरह उन्होंने पूरे क्षेत्र को नए युग में प्रवेश कराया था। वे सभी वर्ग को साथ लेकर चलने के पक्षधर थे।
29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया। महात्मा गांधी ने नौजवानों से आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। लोकनाथ सिंह घर परिवार की मोहमाया को छोड़कर इस आंदोलन को धार देने में जुट गए। नजदीकी गांव जूड़ा हरदन में 1930 में गांधी जी के दांडी मार्च से प्रभावित होकर नमक कानून तोड़ने का प्रतीकात्मक आंदोलन हुआ। रामसूरत मिश्र के नेतृत्व में दर्जनों लोगों के साथ लोकनाथ सिंह सहित डॉक्टर संपूर्णानंद, वृंदावन सिंह, पंडित कमलापति त्रिपाठी भी उपस्थित थे। लोकनाथ सिंह ने बहुत शानदार भाषण दिया। ब्रिटिश हुकूमत का दिन ढलने जा रहा है, आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का है। यह वही हिंदुस्तान है जिसने सिकंदर को भी खाक में मिला दिया। हजारों आक्रमणों के बावजूद भी हमारी संस्कृति कायम है। हम झुकने वाले नहीं हैं। हम हिंदू मुसलमान मिलकर नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का किला ढहने वाला है। अब निर्णायक जन आंदोलन शुरू हो चुका है। उपस्थित लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। लोकनाथ सिंह के भाषण से संपूर्णानंद, वृंदावन व कमलापति त्रिपाठी बहुत प्रभावित हुए। कमलापति त्रिपाठी लोकनाथ सिंह के भाषणों की प्रशंसा सुन चुके थे, लेकिन पहली बार सामने से सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि लोकनाथ सिंह को गले लगा लिए और कहे कि आप अब मेरे हर एक कार्यक्रम में रहेंगे। आपकी मुझे बहुत जरूरत है। कार्यक्रम चल ही रहा था कि पुलिस पहुंच गई। प्रतीकात्मक नमक बनाने वाली कड़ाही को पुलिस ने पलट दिया। लोकनाथ सिंह दहाड़ते हुए पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। हाथापाई और भगदड़ का माहौल बन गया। अंततः पुलिस वालों ने कई लोगों के साथ लोकनाथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चंदौली व चकिया तहसील से 67 लोग जेल गए थे। 2 महीने बाद जेल से छूटकर लोकनाथ सिंह कमलापति त्रिपाठी से मिलने उनके घर गए। उन्होंने माला पहनाकर लोकनाथ सिंह का स्वागत किया। संत कीनाराम के गांव रामगढ़ के निवासी होने के कारण कमलापति त्रिपाठी लोकनाथ सिंह को कीनाराम कहकर संबोधित करते थे। वे भी कमलापति त्रिपाठी को बहुत इज्जत देते थे और छोटे भाई, शिष्य व मित्र की तरह उनके हर निर्णय में साथ खड़े रहते। कमलापति त्रिपाठी लोकनाथ सिंह को बनारस जिले का सर्वश्रेष्ठ वक्ता कहते थे और कांग्रेस द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में इनको भेजते या बुलाते थे। इस कारण से लोकनाथ सिंह की व्यस्तता बहुत बढ़ चुकी थी। अब वे पूरे क्षेत्र में सिर्फ नेताजी के नाम से विख्यात हो चुके थे। 1931 में नेताजी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आंदोलन पूरे क्षेत्र में चलाया। सभी बाजारों में घूमकर कुछ विदेशी वस्त्र इकट्ठे किए और साथियों के साथ टांडा व रमौली बाजार में उन वस्त्रों को जलाया। रामगढ़ और चहनिया में गांजा व कच्ची शराब बेचने वालों की गुमटियों में आग लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि क्षेत्र में विदेशी वस्त्र और मादक पदार्थ बिकने बंद हो गए। इस आंदोलन के साथ ही लोकनाथ सिंह खादी का प्रचार भी करते थे। खादी के प्रति उनका लगाव जीवन भर रहा। वे खादी गीत भी बहुत चाव से गाते थे। 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में चंदौली क्षेत्र के 31 लोग जेल गए। लोकनाथ सिंह के जोशीले भाषणों व उग्र आंदोलनों के कारण इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और घर पर कुर्की की कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी और यातना से बचने के लिए लोकनाथ सिंह गंगा किनारे के गांवों में खेतों में छिपकर रहने लगे। कुछ दिनों के लिए वे अपने ननिहाल अमरा चले गए। महाई क्षेत्र में गोपनीय ढंग से अपने साथियों कवई निवासी रामा सिंह, खड़ान निवासी बलिराम सिंह, अमरा निवासी सत्यनारायण, नेगुरा निवासी धर्मदेव सिंह व मेघा सिंह, पहाड़पुर निवासी हरि यादव और धानापुर निवासी शोभनाथ कुशवाहा के साथ रणभेरी अखबार के माध्यम से आंदोलन को गति देने में लगे रहे। पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन अपने यौवन पर था। 31 मार्च 1933 को कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में जब मदन मोहन मालवीय को अध्यक्षता करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस समाचार से आक्रोशित लोकनाथ सिंह ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के पुतले को कालिख पोतकर एक गधे के पीठ से बांधकर टांडा बाजार में छोड़ दिया। उस पुतले के साथ एक तख्ती भी थी जिस पर लिखा था, सवारी तैयार है वायसराय, वापस अपने देश जाओ। पुलिस वालों को जब जानकारी हुई तब गधे को पकड़कर पुतला और तख्ती हटवाए। पूरे देश की तरह वाराणसी जनपद के इस ग्रामीण अंचल में भी सरकार ने कठोर दमन नीति अपना रखी थी। गोली वर्षा, कैद, हवालात में पिटाई, महिलाओं पर अत्याचार, गांवों की घेराबंदी, इज्जत और धन की लूट, उठाईगिरी आम बात हो चुकी थी। सैकड़ों लोग जेल जा चुके थे, लेकिन लोकनाथ सिंह जैसे शेरदिल लोग जंगे आजादी में डटे हुए थे।
गांधी जी के कांग्रेस छोड़ने वाली अफवाह के प्रति लोगों को सतर्क कर रहे थे। कुछ साथी उनकी बातों से असहमत थे, लेकिन 17 दिसंबर 1934 को गांधी जी द्वारा जारी उस बयान के बाद सभी आंदोलनकारी आश्वस्त हुए, जिसमें गांधी ने कहा था कि वे अभी भी कांग्रेस में ही हैं। 2 अगस्त 1935 को इंग्लैंड में ब्रिटिश सम्राट ने भारत सरकार अधिनियम पर मुहर लगाई। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी तीव्र भर्त्सना की। रामसूरत मिश्र, सरजू साहू और लोकनाथ सिंह सहित दर्जन भर से अधिक सेनानियों ने बलुआ में वाल्मीकि कुंड के पास गोष्ठी की। लोकनाथ सिंह ने कहा कि यह अधिनियम दासता का नया चार्टर है। इसमें निर्लज्ज साम्राज्यवादियों ने अपनी नग्न निरंकुशता को छिपाने का प्रयास किया है। फिर भी हमें चुनाव में जाना चाहिए। इसे अवसर में बदलने का वक्त है। हम विधानसभाओं में पहुंचकर इस अधिनियम का विरोध और अंत कर सकते हैं। हम सत्ता में आकर कांग्रेस द्वारा प्रारंभ रचनात्मक कार्यों को अमल में ला सकते हैं। थोड़ी असहमति के बाद भी सभी आंदोलनकारियों ने चुनाव अभियान में कूदने का निर्णय लिया। 22 अगस्त 1936 को राष्ट्रीय कांग्रेस महासमिति का घोषणा पत्र जारी होते ही बनारस के चंदौली चकिया विधानसभा क्षेत्र में माहौल गरमाने लगा। उस जमाने में स्टार प्रचारक जैसे शब्द प्रचलन में नहीं आए थे, लेकिन लोकनाथ सिंह चंदौली क्षेत्र के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और हर समय लोकनाथ सिंह को अपने साथ रखते थे। गांव-गांव घूमकर सभाओं व गोष्ठियों के माध्यम से वोट मांगा जा रहा था। बाबू लोकनाथ सिंह ठेठ गवई अंदाज में भाषण देते, क्षेत्रीय समस्याओं को गीतों में पिरोकर गाते, देश की परतंत्रता और अपने नेताओं के संघर्ष को बताते थे। हर जगह लोग लोकनाथ सिंह को सुनने के लिए लालायित रहते थे। यह क्रम 6-7 महीने तक। परिणाम यह हुआ कि 1937 में हुए चुनाव में कमलापति त्रिपाठी विधायक हो गए। 1937 के इस चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस को उम्मीद से भी ज्यादा सीटें मिली। प्रांतीय विधानसभाओं की कुल 1585 सीटों में से 1161 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उसे 716 जगह पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास जैसे 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई थी। जीत के बाद आयोजित अभिनंदन समारोह में कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि लोकनाथ सिंह जैसे कुशल वक्ता जब तक हमारे साथ हैं, हम कभी नहीं हारेंगे। इसी समारोह में लोकनाथ सिंह ने कहा कि यह हमारे समाज और संघर्ष की जीत है। इसी को समाजवाद कहते हैं। मेरा मानना है कि समाजवाद के ही माध्यम से हम गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी से हिंदुस्तान को निजात दिला सकते। 1938 में लोकनाथ सिंह ने मुस्लिम लीग से जुड़े क्षेत्रीय असंतुष्ट नेताओं को समझाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। वे लोग लीग के राष्ट्रीय नेताओं के बहकावे में आकर कांग्रेस के खिलाफ घूम घूम कर बयानबाजी कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए। 9 से 10 अक्टूबर 1939 में चली कांग्रेस महासमिति की बैठक में भारत को स्वाधीन राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को तत्कालीन वाइसराय ने जब टाल दिया, तब गांधी ने इसे अत्यंत निराशाजनक बताया। 2 साल पुराने कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस और सरकार में टकराहट व कड़वाहट फिर बढ़ने लगी। कुटिलता से सरकार मुस्लिम लीग को धार्मिक आधार पर बरगलाने लगी थी और उसे कांग्रेस के खिलाफ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रोत्साहित करने लगी थी। 22 दिसंबर 1939 को जब पूरे देश में लीग द्वारा मुसलमान मुक्ति दिवस मनाया जा रहा था, तब लोकनाथ सिंह क्षेत्र के मुस्लिम साथियों को जुटाकर सढ़ान गांव में स्वतंत्रता आंदोलन की भावी रूपरेखा पर गोष्ठी कर रहे थे। यह लोकनाथ सिंह के सर्वजन हिताय व्यक्तित्व का ही चमत्कार था कि अधिसंख्यक होने के बावजूद पूरे क्षेत्र के एक भी मुसलमान ने मुस्लिम लीग के समर्थन में आवाज नहीं उठाई। 23 मार्च 1940 को लीग द्वारा पारित तथाकथित पाकिस्तान प्रस्ताव पर भी क्षेत्र के मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और भाईचारे का सद्भाव बनाए रखा। 18 और 20 मार्च 1940 को दामोदर नदी की उपनदी हरहरी के तट पर कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की बुनियाद पड़ी। स्वतंत्रता और संविधान सभा बनाने की बात दोहराई गई। इस अधिवेशन में पंडित कमलापति त्रिपाठी के साथ लोकनाथ सिंह भी पहुंचे थे। वहां त्रिपाठी जी ने प्रसिद्ध नेता रामनारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लोकनाथ सिंह को मिलवाया था। अपने ननिहाल के स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सिंह से लोकनाथ सिंह ने उस अधिवेशन की भव्यता के बारे में बताया था कि जंगलों के बीच सैकड़ों टेंट लगे हुए थे। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद सिंह सहित तमाम बड़े नेता उपस्थित हुए थे। हजारों स्वतंत्रता प्रेमियों की भीड़ थी। उस दिन खूब तेज आंधी बारिश हुई, लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हुई।
1940 तक जर्मनी की लगातार विजय से ब्रिटेन और उसके मित्र देशों में खलबली मच चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध काफी विषम हो चुका था। जापान भी जर्मनी और इटली के साथ इस युद्ध में कूद चुका था। ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध का हिस्सा रहे। गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से ब्रिटेन का विरोध किया। गांधी के आह्वान पर सत्याग्रहियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। वे स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर एक निर्धारित स्थान पर पहुंचकर 3 बार यह नारा लगाते थे कि युद्ध से उनका कोई वास्ता नहीं है। इसी क्रम में 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे और 31 अक्टूबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो चुके थे। जून 1941 में राम सूरत मिश्र के नेतृत्व में लोकनाथ सिंह ने चहनिया क्षेत्र में कई जगह युद्ध विरोधी भाषण दिए। इस मामले में राम सूरत मिश्र को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने आंदोलन जारी रखने हेतु लोकनाथ सिंह को हटा दिया और गिरफ्तारी से बचा लिया। जून 1941 में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण हुआ। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर में अमेरिकी जहाज पर हमला करके अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई। जापान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को रौंदते हुए भारत के पूर्वी दरवाजे को खटखटाने लगा था। वर्तमान म्यांमार यानी तत्कालीन वर्मा उनके कब्जे में था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इंग्लैंड पर भारत में युद्ध प्रयास तेज करने के लिए कांग्रेस से सहयोग लेने का दबाव बनाया। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि बनकर स्टीफर्ड क्रिप्स भारत आए। उन्होंने अपना मसौदा प्रस्तुत किया कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा। पहली बार 30 मार्च 1942 को भारतीय स्वतंत्रता के दावे को स्वीकार किया गया था और क्रिप्स ने कहा था कि युद्ध के बाद यदि भारत चाहेगा तो ब्रिटिश राज्यमंडल से अलग होकर स्वतंत्र उपनिवेश बन सकता है। कांग्रेस को क्रिप्स का मसौदा ब्रिटिश चालबाजी लगी। उसने प्रतिरक्षा संबंधी सारे मामलों को किसी भारतीय व्यक्ति को देने की बात कही। क्रिप्स इस प्रकरण में कांग्रेस को आश्वस्त नहीं कर पाए, इसलिए उनका मसौदा असफल हो गया। 16 मई 1942 को गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मौखिक अपील की। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत में ब्रिटिश राज के अंत की मांग करते हुए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। एक व्यापक किंतु अहिंसक आंदोलन का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को एक खुला विद्रोह माना और इस आंदोलन को युद्ध स्तर पर दबाने का संकल्प लिया। 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में महात्मा गांधी ने कहा कि या तो भारत को हम स्वतंत्रता दिलवाएंगे या फिर इस कोशिश में मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में प्रत्येक सत्याग्रही अपना नेतृत्व स्वयं करेगा। शुरू में यह आंदोलन शहरों तक सीमित रहा, लेकिन ज्यों ही गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार लोगों को मिले, हड़तालें शुरू हो गईं। जुलूस और बड़ी बड़ी सभाएं शुरू हो गईं। आंदोलन का विस्तार गांवों में पहुंच गया। सरकारी संपत्तियों पर आक्रमण होने लगा। युवा और छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने के साथ ही संचार व आवागमन के माध्यमों को नष्ट किया जा रहा था। बंगाल को देश के अन्य हिस्सों से अलग थलग करने के लिए रेलवे पटरियों को उखाड़ा जा रहा था। तार व्यवस्था और रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले किया जा रहा था। नेताजी लोकनाथ सिंह उत्साह से लबरेज थे। 9 अगस्त 1942 को राम सूरत मिश्र, वृंदावन सिंह, रमजान अली, शिवमूर्त श्रीवास्तव, विश्वनाथ मिश्र और अन्य दर्जनों लोगों के बीच लोकनाथ सिंह ने करो या मरो का संकल्प दोहराया। उन्होंने ही यह तय किया कि 13 अगस्त को चंदौली तहसील पर झंडा फहरने से पहले वे बलुआ थाने पर झंडा फहराएंगे। 2-3 दिनों तक लोकनाथ सिंह पूरे क्षेत्र में घूमकर लोगों को जागरूक करते रहे। 12 अगस्त को टांडा और बलुआ बाजार को इन्होंने बंद करवाया। 13 अगस्त 1942 की सुबह बरह परगना की जनता स्वराज के नारों के साथ बलुआ में इकट्ठा होने लगी। राम सूरत मिश्र के नेतृत्व में लोकनाथ सिंह ने सत्याग्रहियों से निडर होकर थाने पर चलने को कहा। भीड़ भारत माता और गांधी के जयकारों के साथ थाने पर पहुंची। राम सूरत मिश्र ने सबसे कहा कि कोई उग्रता नहीं होनी चाहिए। थानेदार 4 सिपाहियों और लगभग दर्जन भर चौकीदारों के साथ सामने खड़ा हो गया। लोकनाथ सिंह ने थानेदार से कहा कि हम गांधी के विचारों पर चलने वाले सत्याग्रही हैं, हमें शांति से तिरंगा फहरा लेने दीजिए। दारोगा कुछ नहीं बोला और थाने के कार्यालय को घेर कर खड़ा रहा। लोकनाथ सिंह ने राम सूरत मिश्र के हाथ से तिरंगा ले लिया और बहुत ही फुर्ती से थाने की छत पर चढ़कर झंडा फहरा दिया। भारत माता के जयकारों से पूरा बलुआ गूंज उठा। झंडा फहराने के बाद नीचे उतरकर लोकनाथ सिंह ने हाथ जोड़कर थानेदार को धन्यवाद बोला। इसके बाद यह जत्था निकल पड़ा चहनिया होते हुए सकलडीहा के लिए। सकलडीहा के तालाब पर पहुंचकर
रामसूरत मिश्र का यह दल महाइच से आने वाले जत्थे का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में कामता प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक लोगों का जत्था महाइच से आ गया। 100 से अधिक सत्याग्रहियों का यह समूह नारे लगाते हुए चंदौली पहुंचा। चंदौली काली मंदिर से जीटी रोड तक लोगों का हुजूम इकट्ठा था। जगत नारायण दुबे के नेतृत्व में नरवन परगने से सैकड़ों लोग आए थे। चंद्रिका शर्मा और रामधनी सिंह ने भारी भीड़ जुटाई थी। चकिया से सरजू साहू, बढ़वल परगना से लालता सिंह व विभूति सिंह, मझवार परगना से लालजी सिंह व बैजनाथ तिवारी और मुगलसराय से उमाशंकर तिवारी नेतृत्व कर रहे हैं। बरह, महाइच, बढ़वल, महुआरी, नरवन, मझवार, धूस और केरा आदि सभी परगनों से लगभग 1500 क्रांतिकारी इकट्ठा हुए थे। आम दर्शकों की संख्या भी लगभग उतनी ही थी। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ आजादी के दीवाने चंदौली तहसील के फाटक पर पहुंचे। लोकनाथ सिंह सबसे आगे थे। तहसील का फाटक बंद था। तहसीलदार बाहर ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप झंडा लगा लीजिए, लेकिन कागजात को नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि ये कागजात आजादी के बाद भी काम आएंगे। रामसूरत मिश्र और जगत नारायण दुबे ने लोकनाथ सिंह को झंडा थमाया। मजबूत कद काठी वाले पहलवान लोकनाथ सिंह ने तहसील का दरवाजा खुलते ही भीतर जाकर झंडा फहरा दिया। तहसील पर झंडा फहराने के बाद लोगों का हुजूम थाने की ओर बढ़ा। थानेदार हाथ में रिवॉल्वर लेकर लाव लश्कर के साथ गेट पर ही खड़ा था। आंदोलन कर्मियों के पहुंचते ही वह भीड़ की ओर रिवॉल्वर तान दिया। लोकनाथ सिंह, कामता प्रसाद विद्यार्थी, सत्यनारायण सिंह, रघुनाथ सिंह और वृंदावन सिंह सीना खोलकर उसके सामने नारे लगाकर ललकारने लगे। अचानक डिप्टी एसपी दीक्षित के आ जाने से हिंसा होते होते रुक गई। दीक्षित ने थानेदार को समझाया कि जब बनारस की दीवानी कचहरी पर झंडा फहराया जा चुका है तो यहाँ हिंसा करके इनको रोकना उचित नहीं है। लोकनाथ सिंह के कंधे पर पैर रखकर उमाशंकर तिवारी सहित 4 लोग थाने की छत पर चढ़े और झंडा फहराया। इनकलाबियों का जत्था थाने से लौटकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा और तोड़ फोड़ के साथ सभी कागजात नष्ट कर दिया। चंद्रिका शर्मा ने वहां भी तिरंगा फहरा दिया। लोकनाथ सिंह टेलीफोन के खंभे पर चढ़कर तार काट दिए। उन्हीं तारों को लपेटकर रेल पटरियों को उखाड़ने की योजना बनी। पूरी तहसील में अंग्रेज सरकार के हर धंधे को मिटाने का संकल्प लिया गया। सभी क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई। बरह, नरवन और बढ़वल परगना का जत्था लौटते समय भोजापुर के पास रेल की पटरियों को उखाड़ दिया। लोकनाथ सिंह ने भोजापुर गांव में अपने एक मित्र के सहयोग से क्रांतिकारियों के रात्रि विश्राम व भोजन का प्रबंध करवाया। 14 अगस्त की सुबह यह पूरा जत्था सकलडीहा रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर झंडा फहराने के बाद नोनार गांव के पास महेशुआ स्टेशन पहुंचे। वहां तोड़फोड़ के साथ लोकनाथ सिंह ने रेलवे लाइन के बीच एक बांस गाड़कर झंडा फहराया। नोनार के लोगों ने सूखे चने और गुड़ के रस से सबका स्वागत किया। रात होने तक महाइच के कुछ क्रांतिकारी अपने गांव चले गए, लेकिन ज्यादातर लोग अमालपुर के पूर्वी तालाब पर रात्रि विश्राम किए। यहीं पर तय किया गया कि परसों यानी 16 अगस्त को 1 बजे दिन में धानापुर थाने पर झंडा फहराया जाएगा। 15 अगस्त की सुबह लोकनाथ सिंह अपने ननिहाल अमरा पहुंचे। शाम में ममेरे भाई सत्यनारायण सिंह के साथ धानापुर बाजार में पहुंचे और बाजार के लोगों संग 16 अगस्त को होने वाले ध्वजद्रोहण के संदर्भ में बैठक की। सुमेर हलवाई के यहाँ 1000 लोगों के लिए पूड़ी सब्जी बनवाने का प्रबंध हुआ। कादिराबाद के राजनारायण सिंह, बूढ़ेपुर के सुरमणि सिंह और खड़ान के बलराम सिंह लोकनाथ सिंह के साथ उस रात बूढ़ेपुर में विश्राम किए। सुबह में वे लोग हिंगुतरगढ़ में इकट्ठा हो रहे लोगों को जोशीले भाषणों से संबोधित किए। 16 अगस्त को लगभग 11 बजे 100 से अधिक वीरों का जत्था हिंगुतरगढ़ से धानापुर के लिए चला। धानापुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित पकड़ी के पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा हुए। कुछ ही देर में कामता प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में पूर्वी महाइच का जत्था भी पहुंच गया। लोकनाथ सिंह ने कहा कि पूड़ी सब्जी तैयार है, लेकिन विद्यार्थी ने कहा कि झंडा फहराने के बाद ही पेट पूजा की जाएगी। चलिए पहले राष्ट्र पूजा करते हैं। तय हुआ कि राजनारायण सिंह और लोकनाथ सिंह पूर्व में हो चुके ध्वजारोहणों का हवाला देते हुए थानेदार को शांतिपूर्वक झंडोत्तोलन के लिए समझाएंगे। ये लोग थाने पहुंचे और थानेदार को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन थानेदार अनवारुल हक किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय जैसे गगनभेदी नारों के साथ इनकलाबियों का जत्था थाने के गेट पर पहुंच गया। 52 चौकीदारों के साथ 8 लाठीबंद हवलदार और हाथ में नंगी रिवॉल्वर लहराते हुए थानेदार अनवारुल हक थाने के गेट पर वृत्ताकार खड़े हो गया। कामता प्रसाद विद्यार्थी बेहद फुर्ती से भालेनुमा नुकीले छड़ों से बनी चार दीवारी को लांघकर परिसर में तिरंगा लेकर घुस गए।
देखते ही देखते रामाधार प्रजापति, हीरा सिंह, सत्यनारायण सिंह, विश्वनाथ गुप्ता, महंगू सिंह, रघुनाथ सिंह और गुलाब सिंह भी चहारदीवारी पर चढ़ गए। तभी थानेदार ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। अफरा तफरी और भगदड़ के बीच कामता प्रसाद विद्यार्थी ने थाना परिसर में नीम के पेड़ के नीचे तिरंगा फहरा दिया। क्रुद्ध भीड़ ने थाने को घेर लिया और थानेदार सहित 4 पुलिस वालों को मार डाला। थानेदार की गोली से रघुनाथ सिंह, हीरा सिंह और महंगू सिंह शहीद हो गए। 8 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। लोकनाथ सिंह के ममेरे भाई सत्यनारायण सिंह को भी गोली लगी थी। आक्रोशित लोगों ने थाने में आग लगा दी। लगभग 10 दिनों तक धानापुर थाने में तिरंगा लहराता रहा। धानापुर कांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी, जब 10 दिन बाद वहां के प्रधानमंत्री चर्चिल को बयान देना पड़ा कि धानापुर को फिर से विजित कर लिया गया है। इससे पहले 22 अगस्त को वयोवृद्ध नेता प्रसिद्ध नारायण सिंह की अध्यक्षता में कमालपुर में विशाल सभा आयोजित हुई, जिसमें 10,000 से भी अधिक लोग शामिल हुए। इस सभा में लोकनाथ सिंह ने आजादी से जुड़ा गीत सुनाया था। एक द्वार घेर राम हिम को तवलवा से, 3 द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। 3 द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं, जहावा कुहू की कोयली गावे रे बटोहिया। जहावा कुहू की कोयली गावे रे बटोहिया। उधर 28 अगस्त को सैयद राजा के दुधारी रेलवे क्रॉसिंग के पास क्रांतिकारियों को अंधाधुंध फायरिंग करके सिपाहियों ने निशाना बनाया। गणेश और शिवधर नामक क्रांतिकारी शहीद हो गए। 14 व्यक्ति घायल हो गए। उसी बीच धानापुर कांड के बाद जब आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू हुई तो पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल बन गया। महाइच के गांवों से पुरुषों का पलायन हो चुका था। रामसूरत मिश्र के निर्देश पर लोकनाथ सिंह महाइच के स्वतंत्रता सेनानियों को बरह में गंगा किनारे के गांवों के खेतों में छुपाने लगे। बीसूपुर, सराय, महुअर, हरधनजूड़ा, छपरा, टांडा, नाथोपुर, पूरा, सरफुद्दीनपुर, बल्लीपुर, सढ़ान, गुरेरा और बड़गावा गांवों के ज्वार व बाजरे के खेतों में लोकनाथ सिंह ने सैकड़ों सेनानियों को छुपाया। उनकी देखभाल, खान पान और सुरक्षा के लिए दर्जन भर से अधिक भरोसेमंद साथियों की टीम तैयार की थी। वे लोग गांवों में घूम घूम कर भोजन इकट्ठा करते और गोपनीय ढंग से खेतों में पहुंचाते। रात में वे उन्हीं गांवों में सेनानियों के सोने व भोजन का प्रबंध करवाते। यह क्रम लगभग 20 दिनों तब तक चला जब तक महाइच में अंग्रेज सिपाहियों का सर्च ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। फिरंगियों को लोकनाथ सिंह की गतिविधियां पता चल चुकी थी। भारी फोर्स के साथ दबिश देकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जिला कारागार में भेज दिया। वाराणसी जिला कारागार में लोकनाथ सिंह की भेंट कई राजनीतिक बंदियों से हुई। वे अक्सर तसला बजाकर क्रांतिकारी बंदियों को गाना सुनाते थे। इनके राष्ट्रवादी गीतों को सुनकर सभी बंदी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बंदी के रूप में वे एक गीत खूब गाते थे कि मेरी जान रहे, मेरा सर ना रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे। मेरी टूटी मड़ैया में राज रहे, मेरी माता के सिर पर ताज रहे। 1944 में लोकनाथ सिंह रिहा हुए। उनकी विचारधारा का प्रवाह राजनीति के साथ साथ शिक्षा और समाज सेवा की ओर मुड़ गया। जेल से निकलते ही वे अपने अभिभावक तुल्य नेता कमलापति त्रिपाठी, रामसूरत मिश्र, जगत नारायण दुबे, कामता प्रसाद विद्यार्थी और संपूर्णानंद से मिले। 5 मई 1944 को जब गांधी जी जेल से छूटे तब 6 मई को रामसूरत मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक बैराठ में की गई। लोकनाथ सिंह ने कहा कि हम आजादी की किरण देखने वाले हैं। भोर हो चुकी है, भारत का सूरज दमकने वाला है, भौगोलिक और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने वाली है, लेकिन मानसिक गुलामी से उबरने के लिए हमें अब नया आंदोलन शुरू करना है
और इस आंदोलन से जो आजादी मिलेगी वही हमारी पीढ़ियों का भविष्य संवारेगी। अशिक्षा ही हमारी मानसिक गुलामी की कारक है। जहां भी शिक्षा की जगह अशिक्षा, विश्वास की जगह अंधविश्वास, श्रद्धा की जगह बाह्य आडंबर, धर्म की जगह अधर्म और अनुकरण की जगह अंधानुकरण हावी होता है, तो वहां मानसिक गुलामी अपना घर बना लेती है। हमें अब शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। जेल के एकांतवास में चिंतन के दौरान मेरे जेहन में लगातार यही बातें चलती रहीं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमें अपने भारत को शिक्षित भारत बनाने के लिए जुट जाना चाहिए। उपस्थित सभी नेताओं ने लोकनाथ सिंह की बातों का ताली बजाकर स्वागत व समर्थन किया। लोगों को उनका विचार इतना प्रभावित किया कि उसी दिन उन लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे। लोकनाथ सिंह अपने क्षेत्र के गांवों में घूम घूम कर विद्यालयों की पड़ताल करने लगे। जिन गांवों में कोई शिक्षण संस्थान नहीं होता, उन गांवों में वहीं के ग्रामीणों से बांस व सरपत लेकर मड़ई बनाते और वहीं के शिक्षित युवकों को अध्यापक बनाकर प्राइवेट प्राइमरी स्कूल चलवाते। कुछ ही महीनों में दर्जनों गांवों में बच्चे स्कूल जाने लगे। कालांतर में अपने राजनीतिक मित्रों के सहयोग से उन सभी विद्यालयों को सरकारी मान्यता भी दिलवाए। लोकनाथ सिंह बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए जागरूकता अभियान चलाते थे। खेतों में काम करते और मवेशी चराते हुए बच्चों को पकड़कर उनके घर ले जाते और अभिभावकों पर विद्यालय भेजने के लिए दबाव बनाते थे। 1945 में लोकनाथ सिंह स्वयं टांडा के जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। उच्च शिक्षा की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं थी, इसलिए टांडा में उन्होंने हाई स्कूल की नींव रखी। इस हाई स्कूल की स्थापना में जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक सहयोग दिया, उसी को प्रबंधकीय व्यवस्था सौंपकर एक योग्य शिक्षक जीवनाथ ओझा को प्रिंसिपल बना दिए। इसके बाद लोकनाथ सिंह 1946 में धराव मिडिल स्कूल में पढ़ाने चले गए। धराव के मौलाना अब्दुल्ला खां से इनकी गहरी मित्रता थी। उनके सहयोग से लोकनाथ सिंह ने धराव में हाई स्कूल की बुनियाद रखी। मौलाना साहब को प्रबंधक और होनहार अध्यापक रामनारायण सिंह को प्रिंसिपल बनाकर मिडिल स्कूल से त्यागपत्र दे दिए। वे गांव रामगढ़ आ गए। गांव वालों के आग्रह पर उन्होंने रामगढ़ में 1947 में कीनाराम इंटर कॉलेज की स्थापना की। टांडा और धराव में अध्यापन के दौरान भी प्रत्येक शाम कुछ छात्रों व मित्रों के साथ गांवों में सांध्यकालीन फेरी निकालते थे। हाथ में तिरंगा रहता था और जुबान पर आंदोलन का गीत। पवना सुगंध मंद अगरा चंदन वासे, कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। मोर प्राण बसे ही न खोह रे बटोहिया। रामगढ़ इंटर कॉलेज की स्थापना में गांव और आसपास के सैकड़ों लोगों ने सहायता की। आर्थिक सहायता सहित अनाज, बांस, बल्ली, खपरेल, ईंट और सीमेंट वगैरह से भी लोगों ने मदद की। अनेक लोगों ने श्रमदान भी किया। स्वयं लोकनाथ सिंह मजदूरों के साथ रोज श्रम करते थे। वे इतने मशगूल थे कि आम मजदूरों और उनमें फर्क करना मुश्किल हो गया था। दिन भर श्रमदान करते और सुबह शाम क्षेत्र में घूम घूम कर चंदा मांगते थे। जो लोग आनाकानी करते तो उनके सामने गमछा बिछाकर भिक्षा मांगने लगते थे कि जो इच्छा हो वही दे दीजिए। एक बार उन्होंने पैसों के लिए टिकट लगाकर पर्दे पर सिनेमा भी लगवाया था। धूल का फूल, अनाड़ी और गूंज उठी शहनाई फिल्में पर्दे पर दिखाई गई। पास वाले दर्शकों से प्रति व्यक्ति 2 आना और दूर बैठे दर्शकों से 1 आना लिया गया। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें भी रोका नहीं गया। खूब भीड़ हुई थी उस समय। अपने क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले लोकनाथ सिंह को चंदौली क्षेत्र का पहला मालवीय कहा जाता है। साधन शून्य समाज में शिक्षा की रोशनी जलाकर उन्होंने इस क्षेत्र को देश दुनिया की मुख्य धारा से जोड़ा। उनकी ही प्रेरणा से पारसनाथ तिवारी ने लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज मुगलसराय में स्थापित किया। उनके ही परामर्श पर कामता प्रसाद विद्यार्थी ने शहीद गांव में इंटर कॉलेज खोला। उनके ही मार्गदर्शन में बबुरी, बलुआ, सदलपुरा, सलेमपुर, धानापुर और डबरिया का इंटर कॉलेज बना। उनके ही प्रोत्साहन से राजेंद्र प्रताप सिंह ने चहनिया में इंटर कॉलेज स्थापित किया और उनकी ही शुभेच्छा को मान देने के लिए उनके सुपुत्र धनंजय सिंह ने रामगढ़ में डिग्री कॉलेज का प्राकृतिक स्वरूप गढ़ा।
लोकनाथ सिंह ने शिक्षा को बौद्धिक व नैतिक व्यवसाय से जोड़ने की दृष्टि दी। अध्यापन व प्रबंधन के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया, असंख्य युवाओं का भविष्य निखारा, पूरे क्षेत्र को शिक्षित कहलाने का गौरव प्रदान किया और आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनने के योग्य बनाया। अध्ययन व अध्यापन में निष्ठा का रोपण करने के लिए वे सख्त छवि बनाकर रखते थे। अध्यापकों की नियुक्ति के समय साक्षात्कार के दौरान ही वे उनकी नैतिकता, समर्पण और विषय ज्ञान की जानकारी ले लेते थे। अध्यापकों की अध्यापन शैली का नियमित परीक्षण करते थे। इसके लिए वे कक्षाओं का निरीक्षण तो करते ही थे, छात्रों के पिछले टेबल पर बैठकर अध्यापक की शैली को परखते भी थे। अनुपस्थित अध्यापकों की जगह स्वयं पढ़ाते थे। अक्सर वे हिंदी की कक्षाओं को चाव से पढ़ाते थे। छात्रों के लिखावट सुधारने के लिए सुलेख प्रतियोगिता की साप्ताहिक कक्षा भी स्वयं लेते थे। विद्यालय में उनके अनुशासन की हनक इतनी थी कि अध्यापक और छात्र किसी भी गलती से कोसों दूर रहते थे। अध्यापक, प्रबंधक व अबोध बच्चे जैसे गुणों के धनी लोकनाथ सिंह अपने विद्यालय के पूरे माहौल को भारतीयता के सच्चे बोध से अभिसिंचित रखना चाहते थे। इसीलिए अध्यापकों व छात्रों के सार्वजनिक व्यवहार, बोलचाल, पहनावा और विनम्रता का परीक्षण करते रहते थे। शर्ट की खुली बटन, जिसे वे बटाम कहते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते। छात्रों को गांधी टोपी, खाकी हाफ पैंट, सफेद हाफ शर्ट अनिवार्य कर रखे थे। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में देश आजाद हुआ। 15 अगस्त की सुबह चारों ओर जश्न का माहौल था। लोकनाथ सिंह स्वतंत्रता से जितने आह्लादित थे, देश विभाजन से उतने ही आहत भी थे। देश के बंटवारे से चारों ओर से हिंसा की खबरें आ रही थीं, लेकिन लोकनाथ सिंह हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ क्षेत्र के कई गांवों में घूमकर भाईचारे को मजबूत कर रहे थे। सबके हाथ में तिरंगा था और जुबान पर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद। लोकनाथ सिंह के व्यक्तित्व से आम जनता के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज भी बहुत प्रभावित थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी के कहने पर कांग्रेस के टिकट से लोकनाथ सिंह वाराणसी के कटेहर क्षेत्र से 1957 में विधानसभा का चुनाव लड़े और भारी मतों से जीतकर विधायक बने। 1969 में कांग्रेस के टिकट पर धानापुर से जब चुनाव लड़े तो परगनों के ध्रुवीकरण और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण असफल हो गए। लोकनाथ सिंह का व्यक्तित्व विविधताओं से भरा हुआ था। वे अच्छे गायक भी थे। रामचरितमानस की पंक्तियों को इतने मनोरम ढंग से गाते थे कि दूर दूर तक इन्हें रामायण दंगल में बुलाया जाता था। उस जमाने में रामायण बानी के दंगल होते रहते थे। बनारस सहित पश्चिमी बिहार, गाजीपुर, जौनपुर व आजमगढ़ के दर्जनों रामायण दंगलों में लोकनाथ सिंह विजेता रहे। चोचकपुर के मौनी बाबा आश्रम में होने वाले वार्षिक रामायण दंगल के सबसे लोकप्रिय कलाकार थे। एक बार अपने गांव की एक लड़की के लिए वर खोजने हेतु आजमगढ़ गए। लड़के वालों ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसी लहुआ गांव में मानस के गवैयों का दंगल हो रहा था। लोकनाथ सिंह ने सभी गायकों को चुनौती दी। गांव वालों ने कहा कि यदि आप जीत जाएंगे तो आपके गांव की बेटी का रिश्ता तय कर लेंगे। लोकनाथ सिंह ऐसा गाए कि उनके मुकाबले कोई भी गायक दूर दूर तक नहीं टिक पाया और रिश्ता तय हो गया। वे प्रत्येक मंगलवार को गांव के कीनाराम आश्रम में मत्था टेकते और भजन संध्या में शामिल होते थे। बचपन से बनी आदत धीरे धीरे कला में बदल गई और ये गांव व क्षेत्र के प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य गायक के रूप में प्रस्तुति देने लगे। संगीत के प्रति इतने लगनशील थे कि जेब में झाल लेकर चलते थे। कब और कहां महफिल सज जाए कोई ठीक नहीं रहता था। रामगढ़ के ही साहित्यिक मित्र लक्ष्मण तिवारी की रचनाओं को स्वरबद्ध करके गाते थे। बल्लीपुर के हारमोनियम वादक मृत्युंजय सिंह, रामगढ़ के ढोलक वादक नंदकिशोर जी, कोरस और झाल से साथ देने वाले सुरजू सेठ व शिवमूरत सिंह, मारूपुर के रामचरित्र सिंह व रामरूप सिंह, महुअर के डिप्टी तिवारी, सिकटी पर के सह गायक राम नगीना पांडे और डेवड़ा के ढोलकिया छविनाथ सिंह इनके सांगीतिक साथी थे। लोकनाथ सिंह अपने गांव रामगढ़ की सदियों पुरानी रामलीला परंपरा के अपनी पीढ़ी के ध्वजवाहक थे। वे उसमें गाते तो थे ही, अभिनय भी करते थे। एक बार लोगों द्वारा चिढ़ाए जाने के कारण मंचन के ऐन वक्त पर सुरपड़खा के पात्र ने अभिनय करने से मना कर दिया। लोकनाथ सिंह उस समय विधायक थे। उनको ज्यों पता चला कि सुरपड़खा का पात्र गायब हो गया है, वे तुरंत साड़ी व मेकअप धारण करके सुरपड़खा बन गए और रोचक अभिनय किया।
लोकनाथ सिंह की एक और छवि बहुत प्रसिद्ध थी। वे मल्ल कला के माहिर उस्ताद थे, क्षेत्र के बड़े पहलवानों में गिने जाते थे। वे अखाड़े में तमाम युवकों को पहलवानी सिखाते थे। कुश्ती की कलात्मक बारीकियों के इतने बड़े पारखी थे कि पूरे चंदौली के दंगलों में रेफरी की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किए जाते थे। कुश्ती के साथ ही बद्दी खेल में उनकी विशेष रुचि थी। सुंदर गठीली काया और सौम्य व्यक्तित्व के धनी लोकनाथ सिंह स्वभाव से बेहद गंभीर थे, लेकिन अपनों व जिज्ञासुओं के बीच अत्यंत सरस व मिलनसार हो जाते थे। बूढ़े से बच्चे तक उनके सामने उत्सुक व निश्चिंत होकर बैठते थे। वे सबकी जिज्ञासाओं का बहुत ही आराम से जवाब देते और संतुष्ट करते थे। कोई दिखावापन नहीं था उनमें। किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझने की बड़ी समझ थी। उनका पूरा जीवन मनुष्य को प्रेरणा व सीख देने वाला था। वे कहते थे कि नेक कार्य के विरोध में यदि कोई आवाज कान तक पहुंचे तो कान बंद कर लेना चाहिए। विरोधियों का प्रतिकार करने की अपेक्षा रचनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लोकनाथ सिंह किसी से भी मनमुटाव नहीं रखते थे। पुराने झगड़ों व विरोधों को भुलाकर नवनिर्माण की बातों पर बल देते थे। वे अपने विरोधियों को सम्मान देने के पक्ष में तर्क देते हुए कहते थे कि अपनी आलोचना पर मंथन करना चाहिए और निंदकों को बड़ा आसन देना चाहिए, क्योंकि वह आपको गलत होने से बचाता है। अपने सबसे बड़े विरोधी को खुश करना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। रामगढ़ गांव के बड़े काश्तकार जंग बहादुर सिंह से विद्यालय निर्माण में चंदे को लेकर लोकनाथ सिंह से विवाद हुआ। जंग बहादुर सिंह का मानना था कि उनके द्वारा सबसे अधिक चंदा दिया गया है, इसलिए प्रबंधक उनको ही बनाया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी के सामने लोकनाथ सिंह ने कहा कि हाँ, सबसे अधिक चंदा इन्होंने ही दिया है, लेकिन इस क्षेत्र के बहुत लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार चंदा दिया है। मालवीय जी भी मेरी ही तरह सबसे चंदा लेकर विश्वविद्यालय बनवाए थे। महत्वपूर्ण वह होता है जो संस्था की परिकल्पना करके दूसरों से सहयोग लेकर उसे स्थापित करता है। आशु प्रतिक्रिया और हाजिर जवाबी में लोकनाथ सिंह का कोई सानी नहीं था। अधिकारी को उनकी बात पसंद आई और वह उन्हें विद्यालय का संचालक बरकरार रखा। इस प्रकरण के कारण लोकनाथ सिंह से जंग बहादुर सिंह का मतभेद काफी बढ़ा, लेकिन नेताजी ने उनके प्रति कभी भी मनभेद नहीं रखा। जंग बहादुर सिंह पद में उनके चाचा लगते थे, इसलिए वे सदैव वही आदर व सम्मान देते रहे जो सगे चाचा को दिया जाता है। 1976 में लोकनाथ सिंह ने गांव व घर वालों के लाख विरोध के बावजूद विद्यालय का प्रबंधक जंग बहादुर सिंह के पौत्र गुलाब सिंह को बनाया, जो 1969 में विधानसभा चुनाव के दौरान लोकनाथ सिंह का विरोध किए थे। बाद में गुलाब सिंह को अपने एकल प्रयास से चहनिया का ब्लॉक प्रमुख बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। एक बार इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को हटाकर नए प्रधानाचार्य की नियुक्ति किए तो कई अध्यापक हटाए गए प्रधानाचार्य की शह पर त्यागपत्र दे दिए। कुछ दिनों तक वे लोग घूम घूम कर नेताजी के बारे में अनाप शनाप कहते रहे, लेकिन बहुत दिनों बाद भी जो अध्यापक अन्यत्र कहीं जगह नहीं पाए तो उनके पास आकर पुनः नियुक्ति हेतु प्रार्थना करने लगे। नेताजी ने कहा कि मैं तो हमेशा से चाहता रहा हूं कि आप मेरे साथ रहें, और उन्हें फिर से रख लिए। ऐसे ही पड़ोसी गांव के एक मुसलमान अध्यापक लोकनाथ सिंह के राजनीतिक विरोधी के बहकावे में आकर झूठा प्रचार करने लगा कि वे मुसलमानों को रोजगार के लिए पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। जब नेताजी को यह बात पता चली तो उन्होंने उस साधारण व अस्थायी अध्यापक को अपने इंटर कॉलेज में अस्थायी नियुक्ति दे दी। वह अध्यापक अपनी करतूत पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। ऐसा ही एक और उदाहरण है। पड़ोसी गांव के लल्लन सिंह नेताजी के धुर राजनीतिक विरोधी थे। वे इनकी लोकप्रियता से चिढ़कर विद्यालय संचालन का विरोध करते थे। उसी बीच लल्लन सिंह सरपंच का चुनाव लड़ बैठे। लोकनाथ सिंह को पता चला कि लल्लन सिंह चुनाव हार रहे हैं। मतदान के आखिरी समय में लोकनाथ सिंह ने अपने करीबी 3 व्यक्तियों का वोट दिलवाकर लल्लन सिंह को जिताया। इस घटना के बाद लल्लन सिंह शर्मिंदा हुए। लोकनाथ सिंह प्रतिकार का आदर्श स्वरूप अपनाते थे। वे अत्यंत मौलिक व्यक्ति थे। किसी प्रकार की कृत्रिमता उनको, वे अत्यंत निश्चल व भेदभाव रहित थे। किसी का भी नुकसान नहीं सोचते थे। गरीब अमीर, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर सबको भैया कहकर संबोधित करते थे। सबके सुख दुख में अनिवार्य रूप से भाग लेते थे। पूरे वाराणसी क्षेत्र में इतनी प्रतिष्ठा थी कि क्षेत्रीय समस्याओं और विवादों को स्वयं हल कर देते थे। प्रशासनिक सहयोग की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। उनका निर्णय सभी लोग सहजता से मानते थे। जिस भी सभा में पहुंचते थे तो वहां की रौनक बढ़ जाती थी। भारत माता की जय के साथ सभा संबोधनों की शुरुआत करते तो अद्भुत आकर्षण बन जाता था। अनियंत्रित भीड़ को संतुलित करने की कला में माहिर थे। पचैया के दंगलों में जब 4-5 हजार लोगों की भीड़ किसी की भी बात नहीं मानती थी
तब इनकी एक अपील पर पूरी जनता वहीं बैठ जाती थी जहां खड़ी रहती थी। 1955 में चहनिया व कमालपुर में जब नेहरू जी आए थे तब अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस भारी भीड़ को अपने मंच संचालन के कौशल से लोकनाथ सिंह ने नियंत्रित किया था। 1952 में विनोबा भावे द्वारा उद्घाटित गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सालय और 1955 में अजगरा स्थित गांधी आश्रम के उद्घाटन अवसर पर विशाल सभाओं का लोकनाथ सिंह ने कुशल संचालन किया था। बलुआ के मेला में हर साल होने वाला उनका भाषण आज भी लोग याद करते हैं। वाराणसी का कटेहर क्षेत्र, जिसे अब चिरई गांव विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है, से जब विधायक थे तब पड़ोसी गांव बैराट में उस क्षेत्र से एक बारात आई थी। बारात के स्वागत में वे चारपाई और दरी बिछा रहे थे। जब लोगों ने पूछा तो बताए कि वे उस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं जहां से मैं विधायक हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। सेवा के लिए ही इन लोगों ने मुझे चुना है। स्वाभिमान के ऊपर विनम्रता का घना लेपन करना कोई लोकनाथ सिंह के जीवन से सीख सकता है। वे दूसरों की मदद करने में भी अग्रणी थे। सामाजिक व सांस्कृतिक नेता के रूप में लोकप्रिय तो थे ही, अपने साहस के लिए भी वे जाने जाते थे। 1957 में कैंथी गांव के शिवरात्रि मेला में जब भगदड़ मची और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, तब एक बूढ़ी घायल औरत को बचाने के लिए लोकनाथ सिंह जान की बाजी लगा दिए। उस भगदड़ में उनको चोट भी लगी, लेकिन उस महिला को भीड़ में कुचल जाने से बचाकर चिकित्सालय ले गए और उसकी जान बचा लिए। इसी तरह 1948 में जब प्रचंड बाढ़ आई थी, बाणगंगा में रामगढ़ की ओर आ रही नाव डूबने लगी। तब लोकनाथ सिंह नदी में छलांग लगा दिए। उन्होंने एक डूब चुके आम के पेड़ की टहनियों तक नाव को लगवाया, तब लोगों की जान बची। मीठी वाड़ी और जुबान के पक्के लोकनाथ सिंह अपने जीवन में अभाव और गरीबी से जूझते रहे, लेकिन कभी भी चेहरे पर प्रतिकूल भाव नहीं आने दिए। गांव के दक्षिणी टोला में इनकी पुश्तैनी कच्ची बखरी थी। बखरी के सामने ही मड़ई का बैठका था। उस मड़ई में चारा मशीन, चार चारपाई और एक चौकी पड़ी रहती थी। बड़ी गर्वीली गरीबी थी वह। करैल मिट्टी वाला क्षेत्र, कच्चे रास्ते और बस पकड़ने के लिए 3 किलोमीटर पश्चिम में डेवणा जाना होता था। शुरू में पैदल और बाद में अध्यापन व प्रबंधन के दौरान साइकिल से। इतने अभाव के बाद भी अपने अभाव का आभास नहीं होने देते थे। 3 बेटे बनारस में रहकर पढ़ाई करते थे, लेकिन उनकी फीस, मेस फीस और परीक्षा फीस कभी भी समय से नहीं दे पाते थे। एक एक बेटों की फीस बारी बारी से देने के लिए विवश थे। बचपन में मेधावी होने के कारण जो घर वाले प्यार से बचऊ कहते थे, उन्हीं परिजनों द्वारा आवारा संबोधन का दंश झेलना पड़ रहा था। चुनाव लड़ने के दौरान किराए की एक जीप का ही सहारा रहा। पूरी उम्र अपनी मड़ई में ही कार्यालय बनाए रखे, वहीं रोज बैठते और गांव क्षेत्र के लोगों से मिलते जुड़ते थे। हुक्का और बीड़ी के माध्यम से एकांत में उभरने वाली चिंताओं को जलाते रहते थे, लेकिन वार्तालाप में जब मशगूल होते थे तो 2-3 बीड़ी पीने में ही पूरी एक डिबिया माचिस खत्म हो जाती थी। कारण यह था कि एक कश लेकर बतियाना शुरू करते तो भूल जाते थे कि दूसरा कश भी लेना है। इस प्रकार बार बार जलाने और बुझने में माचिस खत्म हो जाती थी। उनका आर्थिक उपक्रम भी इसी बीड़ी और माचिस के प्रसंग की तरह था। आंदोलनों, शैक्षिक प्रबंधनों, गायकी, पहलवानी और राजनीति में समय देने के कारण अर्थ पक्ष छूट गया। गरीबी के थपेड़ों को झेलने के बावजूद भी लोकनाथ सिंह ने कभी समझौता नहीं किया। 1966 में क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने प्रिंसिपल बनने के लिए इनको 4000 रुपए की पेशकश किया। इन्होंने सभी अध्यापकों को अपनी मड़ई में बुलाया और उस सज्जन के मंतव्य से सबको परिचित कराया। उन्होंने कहा कि अब मड़ई से निकलकर बढ़िया बैठका बनवाने का समय आ गया है। सब लोग चकित हुए, लेकिन अगले ही क्षण वे उस व्यक्ति को विनम्रता से चले जाने को कहे। लोगों से कहे कि ऐसा ही करना होता तो मैं आज मड़ई में नहीं रहता। लोकनाथ सिंह की ईमानदारी की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। वे चाहते तो अन्य अनेक प्रबंधकों की तरह विद्यालय की आमदनी से अपना अर्थ साम्राज्य विकसित कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं किए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे तो कमलापति त्रिपाठी के ग्रुप का साथ छुड़ाने के लिए चंद्रभान गुप्ता गुट ने भारी प्रलोभन दिया, लेकिन वे कमलापति जी का साथ नहीं छोड़े। इसी कारण उनका टिकट भी कटवा दिया गया था। ऐसे ही जब इंदिरा गांधी द्वारा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को जमीन, राशन की दुकान, पेट्रोल पंप, घरेलू गैस एजेंसी, बसों की परमिट, ग्रामोद्योग सेंटर और आरा मशीन जैसी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही थीं, तो लोकनाथ सिंह ने पेंशन के अलावा कुछ नहीं स्वीकारा। इंदिरा गांधी ने उन्हें 1971 में ताम्रपत्र देकर विभूषित किया।
हरफन मौला लोकनाथ सिंह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते थे। क्षेत्रीय राजनीति और वैमनस्यता के कारण कुछ लोगों ने गुंडे भेजकर रास्ते में मरवाने की कोशिश की। वे साहस और धैर्य के सहारे बचते रहे। एक बार खाने में जहर देने का भी प्रयास हुआ। सब कुछ जानते हुए भी वे किसी के प्रति कोई प्रतिशोध भाव नहीं रखे। उनके धैर्य और स्थिति प्रज्ञता की सीमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब उनके इकलौते कमासुत रणजीत सिंह की आकस्मिक मौत हुई तो वे खुद को संयत रखे। रणजीत सिंह लोकनाथ सिंह की ही तरह सुंदर और बलिष्ठ काया वाले थे। रोडवेज में निरीक्षक थे। उनकी ही कमाई से उन दिनों परिवार का भरण पोषण हो रहा था। चकिया में तैनाती के दौरान विद्युत स्पर्शाघात से उनकी मौत हो गई। लाश दरवाजे पहुंची तो पूरा गांव रो रहा था। लोकनाथ सिंह इस वज्राघात को सीने में दबाए हुए पथराई आंखों को शून्य में टिकाए रहे। उनके चेहरे पर विचलन का कोई भाव नहीं आया। 1948 में जब बनारस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य बने तो सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय स्थापित करवाए। गांव व गंगा तटीय क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों से नैतिक अपील करके पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध बालू खनन, नशाखोरी, पशु तस्करी और मुनाफाखोरी जैसे धंधों को रुकवाया। सादापन ही उनके व्यक्तित्व का आभूषण था। खादी कुर्ता, धोती, चमरौधा जूता चप्पल और गांधी टोपी उनका नियमित का पहनावा था। ठंड के मौसम में भीतरी जेब वाली सदरी जरूर पहनते थे। सफेद शॉल और रोएदार कश्मीरी टोपी जाड़े के दिनों में धारण करते थे तो उनका अभिजात्यपन निखर उठता था। युवावस्था में कुछ दिनों तक सुभाष चंद्र बोस की तरह टोपी पहनना शुरू किए तो लोगों की नेताजी संबोधन वाली टिप्पणियों के कारण उसे त्यागना पड़ा, क्योंकि वे स्वयं को गांधी जी के विचारों के अधिक करीब मानते थे। अंतिम वय में लोकनाथ सिंह हमेशा सदरी पहनने लगे थे। छड़ी का भी सहारा लेने लगे थे। कपड़े का हैंडल वाला सिला हुआ बैग दूसरी हथेली में थामे रहते थे, लेकिन जब अपनी मड़ैया में बैठते तो सिली हुई हाफ बांह की बनियान और सफेद लुंगी में ही रहते थे। दंगलों में रेफरी की भूमिका निभाते समय धोती को कमर तक चढ़ाकर लपेट लेते थे। लोकनाथ सिंह का लोक व्यवहार अभी तक लोग याद करते हैं। लिखने पढ़ने वाले अपने विशेष टेबल को मड़ई में ही रखते थे। उस टेबल की दराज में पोस्ट कार्ड, सादे पेपर, मुहर, इंक पैड, पेन और पेंसिल वगैरह हमेशा रखते थे। लोगों की भीड़ अक्सर मड़ई व उसके पास बनी रहती थी। किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो तुरंत बिना भेदभाव किए सक्षम अधिकारियों या व्यक्तियों को पत्र लिखते थे। घर से केतली में भरकर चाय आती थी और उसी टेबल के ऊपर रख दी जाती थी। उसी टेबल पर दर्जन भर कप भी रखे रहते थे। वे चाय के बड़े शौकीन थे, लेकिन केतली से अपने कप में सिर्फ एक घूंटी चाय निकाल कर पीते थे ताकि अन्य अचानक आने वालों को भी चाय बची रहे। उन दिनों में त्वरित जलने वाले चूल्हे नहीं थे। वे चाय को मिलनसार पेय कहते थे। वैसे भी रामगढ़ की संस्कृति शुरू से ही सह अस्तित्व वाली रही। यहाँ के लोग मिलनसार रहे हैं। कीनाराम स्थल के मेले वाले दैनिक माहौल के अतिरिक्त एक उन्नत बाजार भी आबाद है। लेकिन पुराने समय में कई गांवों के बीच रामगढ़ के भोला साव की ही दुकान थी, जहां दवाइयों से लेकर घर गृहस्थी का सारा सामान मिलता था। मिली जुली संस्कृति का एक उदाहरण यह भी है कि क्षेत्र के हकीम जो उर्दू में दवाइयों के पर्चे लिखते थे उसे सिर्फ भोला साव ही पढ़ पाते थे। रामगढ़ के चारों ओर मुस्लिम बहुल गांव हैं। स्वयं रामगढ़ में भी लगभग 50 घर मुसलमान हैं, लेकिन कभी भी किसी बड़े मनमुटाव की खबर आज तक सामने नहीं आई। लगभग सभी प्रमुख जातियों वाले रामगढ़ गांव के लोग पुराने समय में वाराणसी या अन्यत्र कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ने हेतु मुस्लिम बहुल गांवों से गुजरते थे। पैदल सढ़ान गांव से होते हुए बड़गांवा के गंगा तट तक जाते थे। वहां से नाव द्वारा उस पार फुलवरिया जाते और वहां से फिर पैदल ही सैदपुर भीतरी रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों से रामगढ़ वासियों के संबंध इतने सहज व सरस थे कि वे देर रात होने पर किसी के यहाँ भी रुक जाते थे। लोकनाथ सिंह को इसी मिश्रित संस्कृति ने सींचा था। रामगढ़ के लोकनाथ सिंह अपने युग के असाधारण व्यक्ति थे। तमाम अभावों, दुर्घटनाओं, संघर्षों और प्रतिरोधों के बावजूद उन्होंने स्वयं को गढ़ा और लोकनाथ बनाया। किशोरावस्था में ही मजदूरी करते हुए इलेक्ट्रीशियन बने, नौकरी करते हुए स्नातक डिग्रीधारी बने, पहलवानी करते हुए बड़े बड़े कुश्ती दंगलों के रेफरी बने, प्रसिद्ध रामायणी गायक रहते हुए रामलीला के अभिनेता बने, बेहतरीन अध्यापन करते हुए तमाम विद्यालयों के संस्थापक बने, श्रेष्ठ प्रधानाध्यापक रहते हुए कीनाराम इंटर कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक बने, वीर साहसी स्वतंत्रता सेनानी बने, अद्भुत वक्ता बने, सैकड़ों अध्यापकों के रोजगार दाता बने, बनारस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य बने, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने,
विधायक बने, दर्जनों इंटर कॉलेजेस की स्थापना के प्रेरक बने और निर्विवादित रूप से सबके चहेते बने। लोकनाथ सिंह का अंश उनके वंश में भी मिलता है। उनका गुण, छवि और संस्कार उनकी संततियों में आंशिक रूप से देखा जा सकता है। निर्भीकता, साहस, पहलवानी और गायकी का गुण बड़े पुत्र रणजीत सिंह में भरा हुआ था। दूसरे पुत्र राणा प्रताप सिंह में सरलता और सहजता का गुण आया था। मुखरता का गुण तीसरे पुत्र रमेश सिंह में हूबहू है। चौथे पुत्र हरिश्चंद्र सिंह में बौद्धिकता, प्रगतिशील चिंतन, दृढ़ निश्चय और स्पष्टवादिता का गुण आया है। और सबसे छोटे पुत्र धनंजय सिंह में भाषण कला, मंच संचालन, गायकी, लोक व्यवहार और शिक्षण प्रबंधन का गुण आया है। लोकनाथ सिंह के बड़े पुत्र स्वर्गीय रणजीत सिंह और पुत्रवधू शशि प्रभा से आशा और रन्नू नामक 2 पुत्रियां हैं। राणा प्रताप सिंह और रामकुमारी देवी से राजेश, मनोज, अनिल और सुनील नामक 4 पुत्र हैं। रमेश सिंह और गिरिजा देवी से साधना, अरविंद और अनुपम नामक 3 संतानें हैं। हरिश्चंद्र सिंह और लालमणि देवी से कोई अपनी संतति नहीं है, लेकिन सभी बच्चों का सर्वाधिक स्नेह उन्हें ही मिलता है। धनंजय सिंह और अंजना सिंह से अमृत प्रकाश, मनीषा, श्वेता और रश्मि नामक 4 संततियां हैं। रणजीत सिंह परिवहन निगम में निरीक्षक थे और 1966 में दिवंगत हो गए। राणा प्रताप सिंह बिजली विभाग में पर्सनल ऑफिसर थे और 2015 में दिवंगत हुए। रमेश सिंह अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। हरिश्चंद्र सिंह उदय प्रताप कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अध्यापक रहे और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के भूगोल विभागाध्यक्ष पद से अवकाश प्राप्त हैं। धनंजय सिंह रामगढ़ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से अवकाश प्राप्त करके वर्ष 2000 में लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित किए। 2016 में लोकनाथ महाविद्यालय का बेसिक टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले। 2018 में डीएलएड संकाय खोले। यह महाविद्यालय चंदौली जनपद का श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान माना जाता है। इस महाविद्यालय का परिसर प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित है। लोकनाथ सिंह 11 जनवरी 1978 को स्वयं द्वारा स्थापित कीनाराम इंटर कॉलेज के गेट पर पहुंचे और स्वयं द्वारा ही रोपित इमली के पेड़ के नीचे चारपाई लगाकर बैठ गए। वे जब इस विद्यालय के प्रबंधकीय दायित्व से मुक्त हुए थे, तब से विद्यालय परिसर में ना जाकर इसी इमली के पेड़ के नीचे आकर बैठते थे। यहीं पर पुराने अध्यापकों और मित्रों के साथ गपशप करते थे। उस दिन रमेश चौरसिया नामक अध्यापक से 1 लोटा पानी मांगा। लोटा हाथ में लेते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभरी। सीने में तेज दर्द की अनुभूति हुई और लोटा हाथ से छूट गया। सांसें उखड़ने लगी थीं और इंटर कॉलेज के गेट की तरफ निगाहें टिक चुकी थीं। वे विद्यालय को ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम समय में कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही लोकनाथ सिंह उस विद्यालय रूपी बिरवे को निहारते हुए प्राण त्याग दिए, जो एक विशाल वृक्ष बन चुका था। गंगा रे जमुनावा के झिलमिल पनिया से, गंगा रे जमुनावा के झिलमिल पनिया से, सरजू झमकी लहरावे रे बटुहिया, सरजू झमकी लहरावे रे बटुहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनाद घारात निसी दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटुहिया। मोर प्राण बसे ही खोहरे बटुहिया। सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे ही खोहरे बटुहिया। मोर प्राण बसे ही खोहरे बटुहिया। मोर प्राण बसे ही खोहरे बटुहिया।
क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। एक युग पुरुष का महाप्रस्थान हो चुका था। आम से खास लोग उनके निधन से भावुक हो रहे थे। वाराणसी के इस देहात क्षेत्र ने अपना मालवी खो दिया था। 1984 में जब इंटर कॉलेज में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ तब पंडित कमलापति त्रिपाठी फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए असहनीय दुख का क्षण है। मुझसे पहले ही मेरा छोटा भाई चला गया। पूरा क्षेत्र लोकनाथ सिंह के निधन से अनाथ महसूस कर रहा था। वे सच में अपने क्षेत्र के लोकनाथ थे। मैं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधायक और अध्यक्ष रहा हूँ। इस दृष्टि से वह हम लोगों के अग्रज हुए। पश्चिम के देशों में एक पुनर्जागरण का दौर आया था जिसे रिनेसा कहते हैं। तब वह लोग अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ मुड़ रहे थे, यूरोप के लोग। उसे इतिहास में रिनेसा कहा जाता है। वैसे ही ये शिक्षा में विशेष काम करते हुए, स्वाधीनता संग्राम के लिए विशेष काम करते हुए, देश के लिए विशेष काम करते हुए श्री लोकनाथ सिंह यशस्वी हुए। हम लोगों का भाग्य है कि ऐसे लोग यहाँ हुए। इनका कथ्य, तथ्य, इतिहास और जीवनी सबके लिए प्रेरक है। जिंदगी में अगर कहीं कथनी और करनी में एकता दिखाई दी, जो कहा गया वो किया भी गया, तो वो नेताजी की जिंदगी में मिलता है। हमने बहुत सुना है लोगों के लिए जान देने की बात, लेकिन देखा है तो नेताजी की जिंदगी में किस तरह से बड़ी हुई दरिया में कूद गए लोगों को बचाने के लिए। हमने देखा है उनकी जिंदगी में किस तरह से उन्होंने त्याग किया जब उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, ज़मीन मिल रहा था और क्या क्या मिल रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, किसी ने बस का परमिट लिया, किसी ने लाइसेंस लिया, किसी ने कुछ लिया, लेकिन उनको किसी दौलत की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और उसी पर मुतमईन थे। कभी नहीं सोचा कि हमको इसके बदले में क्या मिला। वो त्याग के मूर्ति थे और ऐसी मूर्ति थे कि ज़िंदगी भर वो बात चलती रही। शुरू में जवानी में त्याग किया, घर का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग किया सिर्फ देश के लिए। फिर उसके बाद दुनिया के और सारे जो समाज की सेवा थी उसमें अपने को लगाए रखा। कभी अपने को धनवान बनाने की, बहुत कीमती बनाने की कोशिश नहीं किया। इस तरह से उनकी ज़िंदगी में जो एकापन है, जो त्याग है, जो बलिदान है और जो सारी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देती हैं। और ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए उन्हें ये पूरा हमारा समाज, पूरा हमारा ये इलाका हमेशा याद करता रहेगा और उसके बराबर किसी को पाएगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी इस ज़िले में कोई ऐसा भी व्यक्ति रहा होगा जिसने अपना तन मन धन आम लोगों की शिक्षा के लिए, शिक्षा का अलख जगाने के लिए इतना किया हो जितना स्वर्गीय लोकनाथ सिंह ने किया था। इसीलिए क्षेत्र में लोग उनको मालवी की उपाधि देते थे शिक्षा जगत में। अक्सर मुझसे ये कहते थे कि व्यक्ति उत्थान को तभी प्राप्त होता है जब वह सहनशील हो, कर्मशील होने के साथ साथ धैर्यवान हो। सहनशीलता से ही समाज का उत्थान होता है। धैर्य से ही व्यक्ति अपनी विपत्तियों में सहज रहते हुए उत्थान को प्राप्त करता है। कि अच्छी शिक्षा देते थे, आत्मसम्मान से, निर्भीकता से जीने को सिखाते थे। अपनी प्रशंसा में अपनी बातों को कहीं कहते नहीं थे, लेकिन हम लोग दूसरों के माध्यम से कभी कभी सुन लिया करते थे उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में। एक बार मैंने ये भी सुना कि वो बता रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जब वो कलकत्ता में छोटी सी नौकरी किया करते थे और कैसे गांधी जी को देखने के लिए गए और पकड़ लिए गए, उन्हें उल्टा लटका कर मारा गया। उनके पास अर्थ का बहुत अभाव था, लेकिन पूरा जिला उन्हें इस रूप में नहीं जानता था कि उनके पास किसी भी चीज का अभाव है। अभाव में होते हुए भी उन्होंने कभी अपने बच्चों को, परिवार को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके पास कुछ नहीं है। हम लोग वाराणसी में पढ़ रहे थे, कभी हमारी मेसमनी जमा होती थी, कभी हरिश्चंद्र भैया की जमा होती थी, कभी रमेश भैया की जमा होती थी। वो भी दिन याद है जब हरिश्चंद्र भैया 8 महीने तक अपनी डिग्री पैसे के अभाव में नहीं ले पाए।